आपका क्या टेक है सर कि कमांडो स्कूल एक्चुअली उतना खौफनाक है जैसे बताया जाता है? वर्ड कमांडो इटसेल्फ सिग्निफाइज कि आपका इट इज नॉट ए लॉलीपॉप। कमांडो ट्रेनिंग एंड कमांडो जवान हो या अफसर हो, अपने आप में एक फक्र की बात है। इसीलिए आपने देखा होगा जो स्पेशल फोर्सेज है वो सबसे पहले डिफेंस ऑपरेशन उनको दिया जाता है। उसके गांव के 1 किलोमीटर दूर एक पेड़ था, पेड़ नीचे खुदाई किया तो वहाँ पे एक सिंथेस टैंक निकला। सिंथेस टैंक में AK-47 6 पिस्टल थे, कुछ IEDs थी, कुछ कार्ट्रिजेस थे अबाउट 15-20 हज़ार और कुछ ग्रेनेड थे। उससे क्या करते हैं लोग, जब हथियार आपके पास में तो लोगों को ये थोड़ा छोटा बड़ा ट्रेनिंग करके हथियार बांट के चलो आप भी आतंकवादी बनो। तो ये लोग यहाँ से निकले तो जो ये बकरवाल और सिविल लेडीज भी थे, बच्चे भी थे और ये ऐसे भागे, थोड़ी सी एक हल्का सा इस पर था उनकी तरफ। और ये टेररिस्ट जो है एक निकला वो सेम हमारे जैसे ड्रेस में, वो सेम ड्रेस पहनते हैं, हथियार दाढ़ी लेके। उस पर मैं बोला भाई पहला फायर जो है ये सिविलियन वगैरह मैं करता हूँ। मैं अपनी AK-47 लेके और उससे एक मैगजीन लेके और मैंने कहा मीनवाइल तू एक कवरिंग फायर देना मुझे। तो मैं तब मैं ये प्लानिंग करा था, मैं बोला मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आ रहा हूँ, अभी चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ। तो दे मस्ट हैव हर्ड। जो ही मैं जाने लगा दौड़ा मैंने तो दे स्प्रे किया बुलेट पूरा AK-47 को, तो उनमें से मुझे एक बस्ट यहाँ लगा। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है जाट रेजिमेंट से ब्रिगेडियर JS शेखावत शौर्य चक्र। हमारे कई सारे व्यूअर्स और वेल विशर्स थे, हमेशा से कमेंट किए हैं कि वो चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय राइफल से किसी को लेकर के आएँ और जाट रेजिमेंट से किसी को लेकर के आएँ। तो आज हम दोनों विशेष को एक साथ पूरी कर देते हैं। ब्रिगेडियर शेखावत को शौर्य चक्र से सम्मानित तब किया गया जब वो राष्ट्रीय राइफल्स में सर्व कर रहे थे और वो ऑपरेशन सच में एक क्लासिकल एग्जाम्पल था कि कैसे एक राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन ऑपरेट करती है। इस ऑपरेशन में उन्हें सब ने उलझने के लिए मना किया था, लेकिन कन्वेंशनल लॉजिक को एक साइड और सबके एडवाइस को एक साइड में रख करके उन्होंने अपने इंट्यूशन को फॉलो किया और जिसका परिणाम एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्लेजर की बात है कि आज मॉन्क्स एंड वॉरियर्स पर हम होस्ट कर रहे हैं ब्रिगेडियर JS शेखावत शौर्य चक्र। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सच ए ऑनर सर कि आज आप हमारे शो में आए सर। मुझे पर्सनली बहुत खुशी है सर क्योंकि यू आर वन ऑफ फर्स्ट जाट रेजिमेंटल ऑफिसर जो इस शो में आ रहे हैं सर, और मी वे फ्रॉम 3 जाट सर। बहुत खुशी की बात है सर। थैंक यू। सो वेलकम टू आवर शो सर। और शुरुआत में ये बताइए सर कि आप अभी जाट ज़्यादा है कि अभी आप राजपूत आप में बचा है सर? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एट द स्टार्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आपने पूछा कि आप जाट ज़्यादा है राजपूत है। मैं जन्म से राजपूत हूँ और कर्म से जाट हूँ, क्योंकि मैंने राजपूत में जन्म लिया है और जब मैंने आर्मी ज्वाइन की है मैं आई एम द फर्स्ट ऑफिसर कमीशन इन द न्यू रेजिंग यूनिट दैट इज़ 21 जाट सर। सो मैंने सारे जब सर्विस और काम अच्छे काम सारे वहीं किए हैं तो मैं अपने आप को ज़्यादा जाट मानता हूँ। सर व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेडिशन हमारी फौज की सर, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेडिशन सर। आई एग्री। मैं भी अभी कहीं जाता हूँ तो मैं अपने आप को जाट ही बोलता हूँ सर, बिकॉज आई वाज कमिशनड जाट। सर कश्मीर के आपने ऑपरेशंस तो बहुत किए हैं सर, बट एक खास ऑपरेशन है जिसमें आपको गोली भी लगी है और जिसके वजह से आपको शौर्य चक्र भी मिला है सर, तो उसके बारे में ज़रा बताइए सर, और इसको थोड़ा डिटेल में सुनेंगे सर। बहुत सारे ऑपरेशन किए तो ये ऑपरेशन भी उसी का एक हिस्सा है। कुछ एक ग्रुप घूम रहा था वहाँ काफ़ी टाइम से, कभी ऊपर चला जाता था, कभी गांव में एक्शन करके, कभी कुछ करके, ये इसी लगातार खबरें आ रही थी उस बटालियन एरिया में। अबाउट उस समय हमारी खबरें आ रही थी 4 to 6 सर। सो एग्जैक्ट नहीं था, 4 to 6 का कुछ थी कि भाई ये चीज़ें इस एरिया में है एंड वो कुछ ना कुछ हरकत करके और चले जाते थे ऊपर और फिर कहीं कहीं वो मिक्सअप हो जाते थे। तो खबर आई, हमें तो खैर हमारे कमांडिंग अफसर ने बताया, पर ऊपर से खबर आई होगी कि इंटरसेप्ट जो ये ट्रांसमिशन करते हैं टेररिस्ट, बॉर्डर पार भी करते हैं, एक दूसरे से भी करते हैं,
वो कुछ इंटरसेप्ट्स उन्होंने पकड़े हैं। उसमें क्या आपका एक लोकेशन आ जाती है, जैसे आजकल मोबाइल लोकेशन आ जाती है, वैसे लोकेशन आ जाती है। लोकेशन पिन पॉइंट नहीं होती है, कुछ एक एरिया होता है, मे बी एक 2 बाई 2 किलोमीटर 1 बाई 1 किलोमीटर एरिया होता है कि उसमें कुछ आया है, वहाँ से आ रहा है, बातचीत का सिग्नल आ रहा है। वो ऑपरेशन के बेस पे हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने एक प्लान किया, मल्टीपल कॉलम ऑपरेशंस। तो राष्ट्रीय राइफल में 6 कंपनियाँ होती है, तो 6 उन्होंने ऑफिसर लेड कॉलम्स का ऑपरेशन उन्होंने तैयार किया। और हम सब लोगों को बोला गया कि आप अपने एरिया से आप एक जगह पहुंचो जो कंपनी का एरिया था, वहाँ से वो उस एरिया से हमें वहाँ ब्रीफ होना था। ब्रीफ होने के बाद फिर हमें लॉन्च होना था, उस जगह लॉन्च होना था। तो हम सब पहुँच गए शाम तक वहाँ पे, और वहाँ पे हमें ब्रीफ किया गया, भाई ऐसे ऐसे एक ग्रुप है और यहाँ से खबर आ रही है, ये मैप पे ये एरिया है और ये डिस्टेंस है, और कैसे हम 6 कॉलम को कैसे जाना है, रूट कौन देगा, कैसे ले जाएगा। एंड उस हिसाब से हमने वो प्लान किया, सुना, फिर सबने डिनर साथ किया और हम लोगों ने तैयारी करके आए थे अपने। तो हमें ये था कि भाई हाइट पे बहुत चढ़ना था, बिकॉज जो जिस एरिया हमारी ब्रीफिंग हुई थी वो पोस्ट भी 10,500 फुट पे थी, अबाउट 3200 मीटर। तो अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि जो जहाँ हमें जाना था वो एरिया था कीचबल ढोक्स, जैसे अपन बोलते हैं ना झोपड़िया, वहाँ ढोक्स बोलते हैं। तो वहाँ पे कश्मीर में वो नीचे डगआउट करके ऊपर वो लॉग लगा के वो रहने का कर लेते हैं, जो बकरवाल से लोग होते हैं, तो वो अपनी भेड़ बकरियाँ ऊपर चढ़ाते हैं, वो ऊपर तो वहाँ रहते हैं। वो एक ग्रुप ऑफ ढोक्स था, मतलब कि कीचपुल ढोक एरिया था, उसमें ग्रुप ऑफ 25-30 ढोक्स थी वो एरिया। बाकी ढोक्स तो सब जगह बनी होती है पहाड़ी पे, तो वहाँ कुछ है, मतलब कि वहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं। हमें टास्क रूट सब दे दिया और हम डिनर करके चले अपने अपने सब लोग। तो जो रूट हमें दिया, हम चलते गए, रात भर चले। रात भर में बारिश भी हुई, हम सब भीग गए थे, कोई रेनकोट वगैरह था ही नहीं, वो होना भी नहीं चाहिए। और हम लोग पहुँचते पूरी रात पहुँच के हम सुबह एक जगह पहुँचे जहाँ पे थोड़ा पानी की झरना या स्टीम, वहाँ पे हमने मॉर्निंग ड्यूटीज़ पूरी करके हम थोड़ा कुछ खा के, जो हमारे पास राशन था, और फिर आगे चले। तो अबाउट 10 बजे के आसपास टाइम हुआ होगा कि जिस रूट पे हम चल रहे थे, रूट तो था नहीं पहाड़ी पे, तो मैप पे भी था और एक हमारे पास गाइड भी था। तो उसके नज़दीक पहुंचने पे एक लड़का जो वो 10 से 12 साल का रहा होगा, वो खड़ा था और वहाँ से उसको दिखता था। तो सामने लड़का खड़ा था? हाँ, हमारे सामने। हाँ। हम जब जैसे जा रहे हैं तो सामने की तरफ में हम भी देख रहे हैं उसको और ये भी देख रहा है। इतने में वो थोड़ी देर देखता रहा, फिर कहता है, वो चिल्लाया जोर से, मौजे मौजे। हम भी अबाउट 100 मीटर 70 मीटर थे, मौजे मौजे, फौज फौज। ये सर कीचबल ढोक पहुंच चुके थे आप? जनरल एरिया सर, यानी कीचबल ढोक प्रॉपर नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ही, यानी जनरल एरिया में करीब करीब कि भाई हम अभी पहुंच जाएंगे विद इन अनदर 20 मिनट्स और 15 मिनट जो भी है। तो हम एकदम से, आई टोल्ड मेरी पार्टी को, मैंने कहा आप अलर्ट हो जाओ, बिल्कुल सतर्क, कुछ है। मतलब ऐसे आदमी चिल्लाता नहीं, एक इंडिकेटर एक्सपीरियंस आया था। आप जब काम करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आदमी के भाव से, आदमी के बॉडी लैंग्वेज से पता जाता है कि क्या है। तो मैंने कहा कुछ है यहाँ। तो हम थोड़ा तेज हुए एंड लिटरली वी वर वो बंदा भागता हुआ गया और अंदर चला गया होगा और उसने बताया होगा कि कोई आ रहे हैं। इतनी देर में जब वो वहाँ से भागे, क्योंकि तो अंदर जूते वूते खोल के रेस्ट कर रहे होते हैं, हथियार एक तरफ होते हैं, हो सकता है कोई शर्ट भी उतार के बनियान में बैठा हो, यू नेवर नो। तो उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि हम लोग आ जाएंगे ऐसे। इट वॉज सरप्राइज फॉर देम, कई टाइम से वो थे उस एरिया में। तो जब उसे बताया तो ये जो एक ढोक है ये वाली लेट से, तो एंट्री और एग्जिट एक ही गेट होता है। वहाँ से कुछ तो टेररिस्ट क्या करते हैं, उनका खाना पीना सोना जहाँ हुआ वहाँ पे उनके साथ ही रहते थे। जब बकरवाल साथ में, कई बार भाई डर से वो रखना पड़ता है उनको, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। वो खाना भी वही खिलाते हैं उनको, रखते भी वही हैं। वो मन में उनके नहीं होगा, पर फिर भी जी आपके यहाँ आ ही जाए तो गन के सामने क्या करेगा आदमी। ठीक है,
तो वो निकले। तो ये लोग यहाँ से निकले तो जो ये बकरवाल और सिविल लेडीज़ भी थे, बच्चे भी थे, और ये ऐसे भागे, थोड़ी सी एक हल्का सा इस पर था उनकी तरफ। और ये टेररिस्ट जो है, एक निकला वो सेम हमारे जैसे ड्रेस में, वो सेम ड्रेस पहनते हैं जो कॉम्बैट ड्रेस, हथियार दाढ़ी लेके। तो उस पर मैं बोला भाई पहला फायर जो है ये सिविलियन वगैरह मैं करता हूँ, अभी आप मत करना। मैंने पहला फायर किया तो उसकी शायद हो सकता है लेग पे लगी या कहीं लगी, पर वो गिरा तो उसके बाद में वो रेंगता हुआ साइड वाइड में कहीं चला गया, दिखा नहीं, क्यों दूर थे हम 70 किलोमीटर। तो ये लोग टेररिस्ट सारे ये निकल के, एक नाला था इस साइड में, ये चले गए ऐसे। तो हमारे लिए एक तरह से अच्छा रहा कि वो सिविल पुलिस के साथ में अलग अलग हो गए। तो हमने उधर गोली नहीं की, बिकॉज ये जब निकले सब मिक्सअप होकर निकल रहे थे। अगर वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था कि हम ब्रश फायर करके 2-3 आदमी हम उनको 5-6 को वहीं मार देते, पर साथ में 3-4-5 आदमी वही मरते साथ में, सिविल वाले। तो हम इस चीज़ को अवॉइड ही करते हैं। सिखलाई भी हमारी वही है कि दे शुड बी नो ऑब्लिक मिनिमम कोलेटरल डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑब्लिक द पर्सन, सिविल पॉपुलेशन। तो वो था एम, बच्चे भी थे उसमें। फिर हम जब भागे हैं तो वो भी भाग रहे हैं। वो अपना नाला छोटा ही नाला था, ड्राई नाला था, और पीछे ऐसे गन करके वो फायर करते हुए भाग रहे हैं ऐसे रखे पीछे, कि पीछे कोई आ रहा तो डर के नहीं आए। पर हम दौड़े, मैंने बोला भागो अपने पीछे। आप लोग दौड़ रहे थे सर? हाँ, वो भी दौड़ रहे हैं। पर वो है कि पेड़ों की बीच बीच में क्या जंगल था, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर थे, नाला था, तो आप डायरेक्ट उसमें नहीं था। तो हमने कहा जो दौड़ते हैं, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ हम इनको फायर करेंगे। तो आए तो नाला थोड़ी दूर जाके प्लेन हो गया और आए नहीं। तो वो फिर उन्होंने बोला कि ये तो पीछे देखते भी जा रहे, और इतने में उन्होंने जाके पीछे मुड़ के साइड में लेफ्ट मुड़े और उन्होंने कवर ले लिया। कवर लेके फायर, इतने हमने भी साइड में लेके कवर लेके बैठ गए। तो अब वहाँ से जो रेडियो ऑपरेटर था मेरा, वो तो हमेशा मेरे साथ रहना ही रहना है। तो अभी मुझे याद है इमामुद्दीन था अजमेर का, वो और हम दोनों एक बोल्डर पत्थर के पीछे बैठ गए, और 2 आदमी और हमारे दूसरा बोल्डर था वहाँ पे बैठ गए, वो आगे 40 मीटर दूर। और जो हमारे साथ लाइट मशीन गन वाले थे वो थोड़े पीछे थे, अबाउट 30-40-50 मीटर पीछे। वहाँ भी वो डिप्लॉय फायर हो रहा था, वो डिप्लॉय हो गए, और बाकी लोग दाएं बाएं जहाँ भी जगह मिली फायर के साथ वो रह गए। तो अब फायर आ रहा है, फायर सारा, मैं भाई रेडियो सेट है, ANPRC होता है रेडियो सेट, उसका अब पता ही एंटीना कितना लंबा होता है, और वही कम्युनिकेशन का साधन है। तो उधर से हमारे CO साहब का, उधर से कमांडर साहब का, पूरी दूसरे कॉलम्स का कम्युनिकेशन आ रहा बार बार। अब कम्युनिकेट करो या आप सामने फायर करो, एक हाथ आपका एंगेज होता है जो ANPRC से, और दिमाग भी तो, हाँ, और दिमाग आपका टारगेट पे होता है। सो ऐसे बताया, और मैंने कहा कि सर अभी एनकाउंटर गोइंग ऑन एंड द टेररिस्ट एंड आई विल रिपोर्ट यू एवरीथिंग आफ्टर सम टाइम, ऐसा करके मैंने बोला भाई इसको रेडियो सेट को सारा, क्योंकि जितनी भी बुलेट्स थे ना जो टेररिस्ट थे सामने 50 मीटर मेरे पत्थर के ऊपर ही रिकोशिट होकर जा रही थी। उनको पता था यहाँ पे इनका लीडर है और ये कम्युनिकेशन साथ में है, तो दोनों इंडिकेटर पता चल जाते हैं। तो मैंने कहा इसको ANPRC को तो तुम पटको नीचे अभी फिलहाल, एंटीना को बाद में बात करेंगे, पहले अपना ये काम करें पहले। तो मैंने बता दिया CO साहब भाई हम एनकाउंटर में है, तो ठीक है। तो फिर हमने तो जो दो टेररिस्ट थे वो जब साइड में से करके देख रहे थे हम, तो नज़र आ रहे थे वो पेड़ के पीछे बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद में वो बिल्कुल ही सामने आके ऐसे खड़े, कोई कवर नहीं है, फायर कर रहे। हालांकि एक दो गोली फायर करे भी, उनको भी हमेशा बचाना। तो मैंने कहा इमादुल्लाह, मैंने कहा ये तो गड़बड़ होगी। मैंने कहा भाई अपने इंतजार करते हैं, पर इंतजार अपने कब तक करेंगे, लेट अस डू समथिंग। तो उस टाइम में फिर हमने दोनों ने डिसाइड किया, मैंने बोला देख रिस्क बिना कुछ नहीं है, और हम वी कैन नॉट बी एनी वेटिंग, है ना, और एज ए लीडर आई कैन नॉट वेट कि वे सामने ये फायर किए जा रहे हैं, हम बैठे हुए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इतना तो कवर है ही इसका, मैगजीन चढ़ाओ एक नई, और
खड़े होके अपने को फायर करना पड़ेगा। वो जाते हैं पर ज़्यादातर ओपन होके फायर कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर फायर नहीं कर रहे। 2 वहाँ बैठे हैं, 2 हम यहाँ बैठे हैं। तो कहते हैं साहब ये तो रिस्की है। मैंने कहा रिस्की तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी चांस लेते हैं। तो मैंने साइड से मैंने कहा देख ले तुम भी, पत्थर साइड देखा तो 2 लोग जो है बीच में खड़े हुए फायर कर रहे हैं। तो मैंने कहा अपना जो है खड़े होते हैं अपन दोनों, खड़े होंगे जब भी आप उसके सामने फायर कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट, आप कैसे करोगे आप, ठीक है ना। तो मैंने कहा वो भी खड़े, अपने खड़े देखी जाएगी, इट इज़ ए 50-50 चांस, ठीक है। तो मैंने कहा 1 2 3 गेट अप। मैंने कहा एक मैगजीन, दोनों फायर सामने। तो जब फायर सामने किया तो एक के तो पता नहीं क्या करी वहीं गिर गया, और दूसरा जो कुछ लग के पता नहीं कहीं लगी हुई गोली वोली करके उधर वापस पेड़ के पीछे ऐसे चला गया। तो अब कुछ मुझे समझ नहीं आया कि ये मरे हैं, हमने तो फायर करके तो वापस नीचे, फिर थोड़ी देर बैठे रहे, फिर टिक टिक की आवाज़ आई, जस्ट सिंगल शॉट, टक 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 हर 10 मिनट में। तो जब मैंने विजुलाइज किया, मैंने कहा अब क्या हो सकता है ये। मैंने बस सोचा, मैंने कहा ये इतने लोग थे, 5-6 देखे हमने, 6 में से एक तो शुरू में फायर किया तो वो कहीं लगी होगी, तो वो करकरा के कहीं ना कहीं पे पीछे दाएं बाएं चला गया होगा, क्या हो सकता है वहीं पे साला पड़ा हो, यू नेवर नो। हमने कोई सर्च थोड़ी किया। 2 ये इनके लगी है, मरे हैं, क्या है, आई एम नॉट अवेयर। और साइड से और आ रही, थोड़ी पीछे साइड से और टक टक की आवाज़ आ रही है, मीन्स की देयर इज समथिंग है वहाँ पे। मैंने कहा अभी ये ना, इनका टेररिस्ट का एम क्या होता है, आर्मी से वो 1-to-1 जब फंस जाते हैं, जब भी फायर करते हैं तो दे अवॉइड, दे गेट वे, कि भाई हम पीछे निकल जाते हैं, क्योंकि आर्मी से उलझना ठीक नहीं है, हमारा काम दूसरा है। तो वो उनका एम था कि बच्चे हुए पीछे निकल जाए, तो टक टक करके वो धीरे धीरे पीछे कॉन्टैक्ट। तो मीनवाइल आई टोल्ड, मैंने कहा मेरे पास जो 2 इंच मोटर थी, एक जो इसको बोलते हैं प्लाटून कमांडर का तोपखाना, तो वो वी यूज टू कैरी HE राउंड्स एंड इल्यूमिनेशन फॉर रात के लिए। वो मैंने कहा तुम 4 राउंड हाई एंगल फायर करो, सो दैट दे फॉल हमारे पीछे, एंड जिससे कि वो अलग अलग जगह पे, सो लोगों को पता चले पीछे से भी आर्मी आ रही है या पीछे से भी फायर हो रहा है, तो दे विल नॉट एस्केप वो बैटल नॉइस से, बम की नॉइस से। तो उन्होंने फायर किए, फिर हमने भी हमारे ग्रेनेड फेंके, दो इट वाज टारगेट वाज नॉट विजिबल बट जस्ट टू मेक द कि यहाँ कोई है। हैंड ग्रेनेड 2 थे हमारे पास, वो फेंके। इतने में हमारे 2 आदमी और आगे आ गए। अच्छा, मीनवाइल जो LMG मेरा जो ही वाज माय मोस्ट ट्रस्टेड बंदा विक्रम, उसे बोला साहब मुझे गोली लग गई, जो LMG वाला था। तो मैंने कहा कहाँ लगी है, कहता पीठ पे लगी है। तो आई विजुलाइज, मैंने क्या हो सकता है, मैंने कहा क्रॉस फायर तो हो ही रहा था, हो सकता है कि रिकोशिएट होके आपके लग गई हो, पत्थर से होके लग जाती है, हमने कई बार फायरिंग में देखा भी है। तो उसके लगी, मैंने ठीक आप वहीं रहो, आगे मत आओ, बी देयर ओनली, ठीक है। तो जब दूसरे जो 2 लोग थे 40 मीटर मेरे एक बॉर्डर के पीछे, वहाँ पे मैंने बोला तुम्हें कोई नज़र आ रहा है, आवाज़ सब आवाज़ आ रही पर नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बोला उस रेडियो ऑपरेटर बोला, मैंने कहा ऐसा अब यहाँ तो अपना काम हो गया है, लेट मी गो देयर, उनके साथ मैं बात करता हूँ, जाके बैठता हूँ और सिचुएशन देखता हूँ क्या है। बिकॉज हमने सिखलाई में भी है कि आप अपनी पोजीशन, फायरिंग पोजीशन चेंज करोगे तभी कुछ समझ में आएगा। तो वो 40 मीटर था, मैंने कहा 40 मीटर विद इन सेकेंड से पहुँच जाऊँगा मैं बीइंग ए स्पोर्ट्समैन। तो मैं अपनी AK-47 लेके और उससे एक मैगजीन लेके, और मैंने कहा मीनवाइल तू एक कवरिंग फायर देना मुझे, तो मैं तब मैं ये प्लानिंग करा था, मैं बोला मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आ रहा हूँ, अभी चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ। तो दे मस्ट हैव हर्ड, क्योंकि सामने तो थे, अब कोई छिपा बैठा हो, कोई बैठा हो, मुझे नहीं पता। तो मुझे लगा किसी ने सुना बिना फायर करेगा ही नहीं कोई। तो जो ही मैं जाने लगा, दौड़ा मैंने, तो दे स्प्रे किया बुलेट पूरा AK-47 के। तो उनमें से मुझे एक ब्रस्ट यहाँ लगा दौड़ते हुए, मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ और उधर सामने से थाई में। अब मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता कि क्या लगा, कुछ मेरे पास एक बुलेट लगा। अच्छा। तो फायर तो उन्हें पूरे ऑटोमेटिक किया था, सारी गोलियाँ 28-30 गोलियाँ निकाली थी। तो मुझे महसूस हुआ कुछ लगा है,
बट एट द हीट ऑफ द बैटल, और उसमें आपका दिमाग अगर टारगेट की तरफ होता तो आपको पता नहीं चलता। मैं भागता हुआ वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो 2 घंटे बाद पहुँच गया। मैंने कहा यहाँ कैसे क्या, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा नीचे, मैंने देखा ही नहीं। इतने में वो दो थे, उन्होंने मेरे को देखा तो कहते साहब के तो खून निकल रहा है इधर। मैंने खून निकल रहा है? कहता हाँ। फिर देखा मैंने, इतनी सारी पैंट मेरी पूरी थाई में से पूरी टॉर्न ऑफ, बिल्कुल फट गई है, और पूरा ब्लड से पूरा पैंट भर गई है। तो अब फर्स्ट एड का मतलब नहीं, और इस हाइट पे हेलीकॉप्टर का मतलब नहीं आने का। स्ट्रेचर हम लेकिन याद है, ऐसा नहीं था कि भाई कोई स्ट्रेचर पे लाना ही पड़ेगा किसी को, वो उसको और कैरी करो 2 आदमी और। तो वीवर ठीक है देखेंगे। तो अपन जो बांधते हैं ना, आप लोग भी पटका बांधते हैं, वो मैंने ऐसे दोनों तरफ ऐसे ट्यूनिक बांध दिया। तो मैंने कहा ठीक है बताओ किधर क्या आवाज़ आ रही, तो साहब ऐसा है। कहते साहब बहुत हो गया, अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, और अभी मैंने कहा फिर भी देखते हैं कहाँ पे क्या आवाज़ आ रही। मैंने कहा ठीक है बैठते हैं, देखते हैं। हमने वहाँ सुनी टक टक टक, काफ़ी 100 मीटर से दूर से कोई आवाज़ आ रही होगी, ठीक। तो फिर इमामुद्दीन को मैंने बोला, इनका देख एक बंदा ऑलरेडी इंजर्ड पड़ा है, उसकी हालत मैंने देखी नहीं आँखों से, मैं अभी इंजर्ड हूँ। जो जो मेरा ठंडा हो रहा था, टाइम जा रहा, जो मेरे को बहुत भयंकर दर्द हो रहा था, है ना, गर्म खून में पता नहीं चला। तो फिर उसने ANPRC सेट उठा के फिर बात की, साहब ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने कहा बता, बिकॉज ही वॉज देयर, मेरी पोजीशन में था, मैं इधर था। यस। बताया। तो फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि दूसरे कॉलम आ रहे हैं, उनको कॉन्टेक्ट करो, और वो आए और आपकी पार्टी को रिलीव करे, और वो लोग यहाँ सिचुएशन को हैंडल करें, और आप लोग जो 10 लोग हो वो साहब वापस नीचे आओ रोड एड पे, और वहाँ पे हम चॉपर या फर्स्ट एड की व्यवस्था करते हैं। ठीक है। तो ये एक्शन हुआ। तो इसमें फिर हमें, अब इवैक्यूएशन इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। इवैक्यूएशन में वेरी डिफिकल्ट। आपको पता है कि पहाड़ों पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक तो रास्ता स्लिपरी हो गया था, बारिश थी। अच्छा, नो डाउट कि आपको नीचे में जाने में ठीक है वो प्रॉब्लम कम आती है, पर अब ले जाएं कैसे, मैं चल नहीं सकता, खून ठंडा हो गया। अच्छा, आई वॉज लकी कि मेरी हड्डी पे नहीं लगी, हड्डी पे लगता तो मैं वहीं गिरता। सर आर्टरीज होती है सर। हाँ, वो जो मेजर आर्टरी होती है, इट इज़ द वहाँ मैंने कई ऑपरेशंस में देखे हैं, जब हम बिगर साइज कॉर्डन्स करते थे, ब्रिगेड साइज कॉर्डन और बटालियन साइज कॉर्डन, मैंने खुद ने आँखों से देखा है 2-3 लोगों को ब्लड लॉस से मरते हुए। तो यहाँ जो होता है, इस खून को रोकने का कोई चारा ही नहीं है हॉस्पिटल के अलावा, रोक नहीं सकते आप, फव्वारा छूटता है वो। यस। बिल्कुल। सो इट वाज नॉट डैमेज्ड, माय बोन वाज इंटैक्ट, सो आई वाज वेरी लकी इन दैट। तो वहाँ पे फिर जब इवोकेशन हुआ, दूसरे आगे मैंने समझा दिया, मैंने कहा ये, मैं बेहोश नहीं हुआ था, कि बता दिया भाई ये चीज़ है, यहाँ हमने ऐसे किया है, और हो सकता है टेररिस्ट यहाँ जिंदा हो, मरे हो, या और फायर कर रहा है एक आदमी। सो बी वेरी केयरफुल, एंड व्हेन यू सर्च एंड डू एवरीथिंग, तो बी वेरी केयरफुल। हम लोग निकल गए, नीचे ले आए। तो जो इन्हीं के जो डोग में कंबल थे जिसमें सो रहे थे, मैंने बोला इनको हिलाओ, ले जाओगे साहब, उसके पीठ में लगी हुई है, मेरे यहाँ लगी हुई है, आई कैनॉट, एक टांग से चल नहीं सकता है, वो तो बिल्कुल ही पीठ पे तो लेट की जा सकता है। तो कंबल लिए, एक कंबल आए, कंबल में पटका 4, वो कंबल के वो आई सेड ना कि 4 रेजिमेंट का सबसे बड़ी क्वालिटी है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकली, और जो मुश्किल वक्त के टाइम में तो बिल्कुल ही कुछ भी करना तैयार है। उन्होंने 4 मेरे कंबल में डाला, 4 ने मेरे को उठाया, 4 ने 8 हो गए, और 2 हम इंजर्ड थे, 10 हो गए। तो हम नीचे ले गए। अब नीचे उसमें पगडंडी में साला जाने का रास्ता नहीं, स्लिपरी है, आप तो कई बार गिरे, बहुत मुश्किल होता है। कई बार गिरे, यानी वो पाँव रख के स्लिप। अब कई बार मैं भी गिरा, कई बार वो भी गिरा, चिल्लाए, वो दर्द हुआ। इवैक्यूएशन वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, लगना इतना नहीं, वो मुझे सबसे डिफिकल्ट था। इट टुक 2 आवर्स टू कम डाउन टू रोड एड, यानी जो हमें रास्ता, फिर आगे कोई वो मिला, प्लैंक्स मिले, ये कंबल भी फट गए, कंबल वो पुराने हैं,
यस पुराने होते हैं बिल्कुल, Yes. तो गले हुए, तो वेट सहन नहीं कर सके। फिर मैंने कहा यार एक काम करो, अपनी जो ये शर्ट्स है ना, ये कॉम्बैट, ये थोड़ी मजबूत होती है, ये मोटी, इससे फिर यहाँ बांध के, यहाँ बांध के, टांग बांध के, फिर हमको वैसे ले गए। वो शर्ट भी फट गई। इतने देर में तो थैंक गॉड कि वहाँ कुछ नीचे नजर आया हमें, तो वहाँ प्लैंक, जो ये पेड़ काट देते ना, फॉरेस्ट वाले काटते हैं, और वैसे भी लोग काटते हैं, लोकल और उसके प्लैंक्स बना लेते हैं लोग। प्लैंक्स लगे हुए थे, और प्लैंक्स पे 2 प्लैंक्स मंगाए, वो भी 3 फुट बाय 6 फुट के। तो 3 फुट में आपकी पियरली आप यू कैन ऐसे लेट सकते हो, आप थोड़ा बहुत भी हुए तो नीचे। तो बेचारे उन्होंने अपना उठाया, बनियान पहनी हुई थी, वो शर्ट वर्ट फट गए थे, तो यहाँ खून आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, मतलब इट वॉज मतलब कि वेरी सीइंग इज बिलीविंग। तो और ऊपर से चॉपर होवर करा हमारे ऊपर, मैं देख रहा हूँ ऐसे लेटा हुआ। वो जगह ढूंढ रहे हैं कि कहीं भी थोड़ी सी भी स्पेस मिल जाए तो हम उनको वहीं से पिकअप ले। वहीं pick कर से लेंगे। नीचे लैंड करके उनको पिकअप कर लें। दे वर फ्लाइंग ओवर अस, बार बार कि कोई जगह मिल जाए, पर नहीं। तो जब फाइनली हम रोल वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ ले जाके डॉक्टर, सीओ सर इमीडिएटली वहीं थे, एम्बुलेंस थी, चॉपर था। देन देखा कि अभी हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, तो वहाँ पे वो जो चॉपर है बना चीता, उसमें अब ये लेट के जाए वो भी ऐसे उल्टा, बिकॉज गोली यहाँ लगी है और मैंने लगी, मैं बैठूं तो पाँव फोल्ड नहीं कर सकता, मेरे को पाँव बिल्कुल सीधा चाहिए। सो पायलट सेट की 1 by 1 जाना पड़ेगा। अच्छा, इंसिडेंटली पायलट भी मेरे दोनों ही पहचान के निकले। देन दे स्वामी का, शेखू तू था क्या? एक तो रतनपाल, लेटर ऑन बिकम एजेंट बट इज नो मोर, वो वी सर्व टुगेदर इन भुज। रतनपाल सर थे मेरे से 1 साल सीनियर थे, जो हमने साथ सर्विस की भुज में, और एक था गही, मेरा कोर्समेट था, दोनों पायलट, तो बहुत पायलट नॉन टू मी। तो मैंने कहा यार पहले इसको ले जाओ एंड ड्रॉप हिम, देन आई विल वेट। मैं तो ठीक है जो भी कहता, नो वी विल टेक रिस्क एंड विल फ्लाई बोथ ऑफ यू टुगेदर, इफ यू टेकन सो मच ऑफ रिस्क विल नॉट लीव। उन्होंने सीटें फोल्ड करके एक सीट को मेरे बिठाया, वैसे किया, यानी इट वॉज ए वेरी बैड पोज। वहाँ जब बैठे, कैसे बैठे हैं, तो उसकी टांगे ऐसे हो रखी है मेरे, तो जैसे जैसे करके मैं पहुँचना था। इट वॉज मैटर ऑफ 15 मिनट्स। तो वहाँ से हम जो उठाया, और उस दरवाजे के पास ऐसे बैठे हुए, को दरवाज़ा खुल गया तो अगेन नीचे आप, तो जैसे थोड़ा ऐसे बैठो बिल्कुल, यू कांट सिट लाइक दिस ऐसे। सो इट वॉज पहुँचे फिर बेस हॉस्पिटल में। आपको पता है वहाँ तो वो जिंदा पहुँच गया था, फिर तो वो मरने जिंदा है देते वो नहीं सर, है, yes. दे डोंट, दे आर सो गुड। आई वॉज ऑपरेटेड एंड नेक्स्ट डे होश आया। उसको भी वैसे ही ट्रीटमेंट हुआ, 1 महीना रहे, 1 महीने बाद में देन बैक टू। एंड इसमें सर आपको 6 की 6 मिल गए। हाँ, फाइनली जो रिपोर्ट मुझे अगले दिन मिलने आए, सीओ भी आए, सब आए, तो ऑल 6 वर किल्ड, 4 वर देयर इन द एरिया जहाँ हम लोग थे उसके आगे, और 2 इंजर्ड होके दे मूव्ड अबाउट 2 किलोमीटर्स बिहाइंड, और उनको ब्लड लॉस से वो लोग, ट्रीटमेंट मिला नहीं वहाँ जंगलों में, तो ब्लड लॉस से मर गए। तो अगले दिन जो बेड बकरवाल होते हैं, उन्होंने बोला 2 बॉडी यहाँ पड़ी है, तो द ग्रुप वाज एलिमिनेटेड लाइक दिस। सो 6 किल सर विदाउट एनी फेटल। हाँ, हमारी बटालियन ने फिर ये पूरे जो कॉलम आए, उन्होंने भी पूरा सर्च किया, वहाँ पे उनके गोलियाँ चली, एनकाउंटर हुए, तो ऐसे करके सबने मिल के वी दिस फॉर द ऑपरेशन। सर आपने अपनी यूनिट को 21 जाट को आसाम में कमांड किया, और आपकी कमांड में सर यूनिट ने बहुत सारे ऐसे काम किए, मैं कहूँगा कि मिसाल हासिल करी सर, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में और भी अलग अलग चीज़ों में, जिसकी वजह से सर यूनिट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन मिला, जो कि हर साल पूरी इंडियन आर्मी में कुछ ही यूनिट्स को मिलता है। तो उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से ये चीज़ अचीव हुई। नई रेजिंग थी सर, मतलब बहुत पुरानी यूनिट नहीं थी। मैंने जब यूनिट की कमान संभाल ली, उसमें हम लोग आसाम में थे, और आसाम में, एंड अगेन सीआई रोल में थे, और मैंने यूनिट 3 साल कमांड की। सबसे पहले तो ये है कि यूनिट में जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं कोई दूसरी जगह आया हूँ, एंड क्योंकि मैं इंजर्ड था, मेडिकल कैटेगरी डाउन था,
एंड जब मैं अप्रूव हुआ कर्नल के लिए तो मुझे पूछा गया मेरे ब्रांच से कि विल यू गिव एड्रेस सर्टिफिकेट के लिए पूछा गया, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू कमांड इन CI operations, we are ready to send you somewhere in peace station to command other unit. But then I said, I'm ready to give adverse certificate and I'll give you. And I gave also. And I voluntarily said them that I will command my own unit, whether it is in CI or field or wherever, I will go there. So that was the first point. I would have gone to peace station also. Second, I told my troops on taking on command, पहला सैनिक सम्मेलन मैंने कहा कि आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि जब मैं पहला अफसर कमीशन हुआ तो यूनिट रेज हुई थी। तो पहले दिन से मैं साथ हूँ। पहले दिन से मैं साथ हूँ एंड नया कमिश्नर हुआ हूँ, आपके साथ ही बड़ा पड़ा हूँ, आपके साथ ही खेला कूदा हूँ, आपके साथ ही हर चीज़ मतलब कि हमने शामिल की हर जगह। एंड आई एम ए रेजिमेंटल सोल्जर, मैं काफ़ी साल यूनिट में रहा हूँ। सो सभी रैंक्स को मेरे ऊपर भरोसा था। भरोसा इसलिए हुआ कि शुरू से आप स्पोर्ट्स में रहे, साथ खेले, साथ बैठे, साथ खाना पीना खाया, साथ ही लाइन में चले जाते थे। वो पहलवान जो है बादाम घोट के दूध का पिलाते थे, कोई कंधे पे उठाए कहते साहब आप वहाँ चलो, ये हलवा खाते हैं। सो इट डेवलप्ड अ लॉट ऑफ दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड फेथ एंड कॉन्फिडेंस। उसमें मेरे को खबर मतलब कि जवानों से वो एक्चुअली बटालियन का दैट वो जो मोरल मोटिवेशन मुझे पता रहता था। एंड जो मेरे साथ उस समय लैस नाइक थे वो बने JCOs। मैं जब सेकंड लेफ्टिनेंट था मैं बना CO। तो द सिचुएशन वाज विन विन सिचुएशन कि आई न्यू एवरीवन बाय हार्ट, नाम से काम से, कि राइट मैन राइट जॉब आई यूज्ड टू गिव माई सेल्फ, ये काम हो जाएगा ये। तो इट वाज इजी कमांड एंड पीपल ऑल्सो न्यू माई हैबिट्स, बिकॉज इन कैंटोनमेंट एरियाज बटालियन में आप 24 घंटे यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। सो पता रहता है कौन अफसर क्या है, कौन जवान क्या है, सब पता रहता है। तो उस हिसाब से कॉन्फिडेंस अच्छा था और सभी लोग खुश थे कि साहब आ गए यहाँ पे। एंड मैं जेन्युइनली वेलफेयर ओरिएंटेड आदमी भी हूँ। मैं ऐसे नहीं कि रात दिन ऑपरेशन कराते रहो, रात दिन काम कराते हो, नो। काम के वक्त काम और आराम के वक्त आराम। एंड आई रिटर्न एवरीवेयर इन ऑल द बैरक्स एंड ऑल द क्लर्क्स के ऊपर वहाँ पे चिपका दिया था मैंने, कल का काम आज, आज का काम अभी। सो यूज टू डू एवरीथिंग रेगुलरली। बाय द इवनिंग ऑल डार्क वॉज क्लियर, उसके बाद खाना खाते थे। आई माई सेल्फ यूज टू डू दैट। सो वो बहुत अच्छा माहौल रहा। देयर वॉज नो पेंडेंसी, नथिंग, सब काम खत्म करके आराम से सो, फ्रेश उठो। सो उस माहौल में जब हम हुए एंड लोगों का अफसर्स का से ऑपरेशन का वो नहीं था, बैकग्राउंड ऑब्लिक एक्सपीरियंस नहीं था। सो दो मिलिटेंसी वाज नॉट दैट हाई बट स्टिल दे वर देयर। तो मैं एक ऑपरेशन पर आता हूँ, पहला ऑपरेशन जहाँ पे एक मेरे कंपनी कमांडर ने मुझे खबर दी। अच्छा, उससे पहले मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि उसमें हमारे कमांडर साहब छुट्टी पे थे, ब्रिगेड साहब। तो ही टोल्ड मी कि यू बीइंग ए सीनियर मोस्ट CO यू ऑफिशिएट एंड जो भी एक्टिविटी है कराते रहना। तो मैंने एक कबड्डी मैच करवाया था, उसके हाफ टाइम के आसपास मुझे खबर आई कि कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो गया और टेररिस्ट के साथ में गोलियाँ फायर हो रही हैं। वो मेरे से एक, ये कौन सा एरिया था सर? ये धुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, सर ओके and we are responsible Bongaigaon Dhubri सर for CI grade. So that district, and it was about 1.5 hours journey from my place. So I changed immediately and went with my QRT and situation देखी, सब देखी। उसके बाद में they were terrorists, but they were small fire coming, small arms fire coming, एक दो राउंड आ रहे थे, उसके बाद भी खत्म हो गए थे। So they were just hiding. जंगल में थे, गांव में थे? नहीं, they were huts. गांव के बाहर में ओपन एरिया में हट्स थी 15-20। ओके। तो कोई वर्कर्स या गरीब आदमी लोग रहते थे, वो लोग उसमें थे। और इनको घेर रख के रखा हुआ था? हाँ, मतलब पार्टी छोटी थी, 15-20 लोग थे हमारे, सर। एरिया बड़ा था। तो देन आई बीफ्ड अप माय QRT, फिर आसपास से और बुला लिए मैंने COB से। तो सभी को बुला के एट द एंड ऑफ द लास्ट लाइट और आफ्टर लास्ट लाइट वी वर अबाउट 100 ऑफ ऑल रैंक्स वर देयर। अच्छा। तो वी सराउंडेड एंटायर एरिया। एंड उसके बाद में मैंने पुलिस को बुला लिया था। द सुप्रीम ऑफ पुलिस वाज अगेन मोस्ट ऑफ टाइम ही वाज ऑपरेशन ओरिएंटेड एंड ही डिडंट वांट कि कोई एक्टिविटी हो, तो उनको मैंने बुला लिया था। ही केम विद हिज QRT एंड ऑल, so he was also there. So I thought कि it's a time, the entire the youngsters and everybody should know कि how a operation is conducted without any own damage and collateral damage.
So I told them to come with their own, QRTs and come here. तो मैंने उनको बताया अपनी जो क्विक रिएक्शन टीम के साथ में आप आइए, और यहाँ पे कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया टेरिस के साथ में। तो उन्होंने आके फिर मैंने उनको सबको चारों तरफ लगा दिया। अब उसके बाद होता क्या है कि उसी दौरान अगले दिन सुबह म्यांमार के डिफेंस मिनिस्टर और कुछ गाड़ियाँ, 20-25 गाड़ियाँ वो रैली से आए थे, उनको भी पास होना था हमारे एरिया से। उनके लिए भी हमें कुछ अरेंजमेंट कराना था, वेलकम एट द आसाम एंड देयर आफ्टर हाई टी एंड ऑल। तो उसके लिए मैंने 20-30 लड़के और ऑफिसर, वहाँ एक ऑफिसर भेज रखा था। तो आई एम ब्रिंग आउट इज कि जितनी मैन पावर अपनी होती है उसको कैसे हम जुडिशली इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कैसे हम हर तरह से लगा सकते हैं। तो उधर कबड्डी मैच चल रहा है कंटिन्यू, मैंने कहा बंद नहीं होगा। इधर आपके 100-125 आदमी लगे हुए, स्क्वाड्रन लगे हुए, ऑफिसर्स करीबन 10 लगे हुए। एक ऑफिसर ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्टर म्यांमार के उसके बंदोबस्त में गया हुआ है। इधर से हमारा CME इंस्पेक्शन चल रहा है, इनोली जो गाड़ियों का होता है, वो खुद कल साहब आए में, और COBs की दूरी भी करीब करीब आधा 1 घंटे की दूरी पे सब थी हाईवेज पे। तो सब आगे हो, और वहाँ पे आके जब हुआ, घेर लिया, सब कर लिया। मैंने कहा कोई आपस में फायर नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर जो अपनी इन्फेंट्री बटालियन में सिग्नल प्लेटफॉर्म होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर अपना लाइटिंग वाइटिंग अरेंजमेंट, और ये लगाते हैं, उनसे लाइटें मंगवा ली। तो फोकस लाइट्स एरिया को लाइट अप करने के लिए वो लगवा दी पेड़ों पे, जनरेटर्स मंगवा लिए। मोटरोला जो है कुछ हद तक वो 5-6 घंटे चार्ज रहते हैं, उसके बाद में कम्युनिकेशन बैटरी होता चली नहीं है, जाती है। बैटरी जो रिप्लेसमेंट होने के बाद भी फिर चार्ज करना पड़े, वो मंगा लिए। चार्जिंग सेट्स आ गए सब जगह से। यानी रात भर कुछ ना कुछ आता रहा, और कुछ ना कुछ हमारे ऊपर, हम उसको करते रहे कि बीफ अप करते रहे। फिर अब फायर, अगर फायर आता तो फायर का जवाब फायर कैसे हो, क्योंकि चारों तरफ से हम वो है बड़ी पेरे बैठ गए। तो वहाँ पे फिर मैंने कहा बाइका स्ट्रिप जो अपनी होती है, जो गोली नहीं होती, आवाज़ करती है सर। वो मंगवा ली। तो उससे फिर मैंने कहा कि सब तरफ आप रेगुलर इंटरवल पे आप 15-20 मिनट में एक बार उसको जला दो, तो आवाज़ आएगी। तो जो बीच में जो बैठे हैं और चारों तरफ से गिर गए हैं, वो भागने की कोशिश नहीं करेंगे। और फ्लड लाइट है ही है, कम्युनिकेशन है। और तो ये सब हो गया। तो फिर मैंने कहा ये सब तो बंदोबस्त हो गया, अब ये कहीं नहीं जा सकते। तो फिर मैंने जो SP साहब आए तो मैंने रिक्वेस्ट की SP को। मैंने कहा देखो ये 5-6 बजे से लोग आए जा रहे हैं, इन्होंने खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं किया है। हालांकि खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी भी नहीं है इनके पास में। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इंस्ट्रक्ट समवन आपके, तो वो पानी और कुछ खाने को ले आए, विल डिस्ट्रीब्यूट चारों तरफ। तो वो ध्यान भी रखा कि लोग आराम से, तो थोड़ा बहुत खाने का अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन बोला है, और वो कोई ढाबे से या वहाँ से खाना पीना लेके बिस्लरी बॉटल 2-2 पर मैन, और सब में उन्हें बांटी रात भर के लिए। एंड वी इंश्योर दैट नोबडी स्लीप्स। एंड मैं खुद भी चक्कर मारता रहा, मेयर SP दोनों चक्कर मारते रहे, मिलते रहे सबसे। ऑफिसर्स अपने एरिया को देखते रहे, तो कोई सोया भी नहीं। फ़ोन्स भी आ रहे थे कि भाई मिलने नहीं चाहिए, हेडक्वार्टर से फ़ोन आ रहे थे कि दोनों बचने नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं बचेंगे, दे आर विद इन आवर कंट्रोल। तो सब ये करते करते सुबह हुई। तो सुबह फिर हमारी जो ड्रिल होती है, वो जो उसको जो है स्पेकुलेटिव फायर किया है, फिर वहाँ से 1-2 बुलेट्स आई है, फिर उनको धीरे धीरे नज़दीक जाके और क्रॉलिंग करके एक ऑफिसर ने वॉलंटियर किया। मैंने कहा चलो आप करो। वो गए हैं, 2-3 जवान गए हैं, और जाके उन्होंने उस ऑपरेशन को उनको ख़त्म किया है, और करके, और उनके पास AK-47 थी और ग्रेनेड थे, वो रिकवरी करके फिर दैट वाज आवर फर्स्ट ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन में ही लोगों को जो उन्होंने सुबह मुझे सबसे बोला, साहब आपने बहुत अच्छा किया, हम सबको दिखाया, बुलाया, इससे हमारे को पता चला कि कैसे क्या करना चाहिए। सो क्लीन ऑपरेशन था, बढ़िया था। इसको सहारा गया पॉपुलेशन, लोकल लोगों ने, सबने, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये इससे हमारी फिर और हिम्मत बढ़ी, फिर वो आगे ऑपरेशंस करते रहे हम लोग। सो फाइनली जब 1 साल बचा था बटालियन को वहाँ से जाने से, मुझे लगा कि अभी बहुत सारे सद्भावना प्रोजेक्ट्स भी हमने किए, बहुत बड़े बड़े मेले किए जहाँ 15-15 हज़ार लोग आते थे, बिगेस्ट क्राउड पुलर्स, यानी हम लोग हर चीज़ अच्छा करते थे वहाँ, तो नाम अच्छा था। मैंने कहा कि अब एक अच्छा काम करके जाना चाहिए। उसकी मुझे हिंट मिली। इसके बाद मैंने बोला कि एक पेपर मैंने पढ़ा, लोकल पेपर में, कि बोंगाई गांव में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वहाँ पे
लोकल्स ऑर्गेनाइजेशन मैंने मिलके, लोकल्स ने मिलके 2.5 लाख पेड़ 24 घंटे में लगाए, 300 लोगों ने मिलके। दिस वॉज गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाए। तो मुझे वहाँ से चिंगारी लगी कि भाई अच्छा ये लोग इन्होंने किया है तो वाई कांट वी डू, हम क्यों नहीं कर सकते। मेरे दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आया, ये काम तो हम भी कर सकते हैं। सो व्हाट की हम यहाँ CI ऑपरेशंस में हैं, पर उसके साथ साथ भी हम कर सकते हैं, इतना भरोसा हमें हो गया था जब तक। तो मैंने टास्क दिया एक अफसर को, उसने पूरा पता करवाया कैसे किया, कुछ आइडिया वहाँ से मिले, कुछ हमने दिए आइडिया, और आइडिया देके फिर एक प्रेजेंटेशन बनाई, सभी ऑफिसर के साथ डिस्कस किया और प्लान बना के हमें करना है। फिर उसका प्रोसीजर 9 महीने का चला कि इंस्ट्रूमेंट्स मंगाए, फावड़े, गेती, मैनुअली करना था सारा, 300 जवानों को 24 घंटे में करना था। परमिशंस, एरिया की सफाई, DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से हमने ज़मीन ली, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इन्वॉल्व किया ज़मीन में। फिर हमने मिनिस्टर्स जो आते थे उनको रिक्वेस्ट की, मैं जाके भाई इसको आप फेंसिंग करा दो, कैट वायर फेंसिंग, जिससे कि वहाँ बकरी पौधे नहीं खाए। तो पूरा एरिया वाज 200 हेक्टेयर का एरिया हमें दिया गया था और उसको हमने फेंस करवाया। और होता क्या है कि इसकी परमिशन नहीं पड़ती है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए आपने दर्ज कराना है, तो हमारा एम नहीं था, हमारा एम था पेड़ पौधे लगाने, पर किसी ने राय दी कि आप भी दर्ज तो करा दो, क्या दिक्कत है, आप एप्लीकेशन दे दो कि हम ये करना चाहते हैं। हमने दे दी, वो एप्लीकेशन भी लास्ट मोमेंट पे आई हमारे पास में। हमने टारगेट रखा था 5-6 जून 2009 ये डेट करने का, 5 को प्लान करना था। और उसे वर्ल्ड जो एनवायरनमेंट डे होता है ना, 5 जून को होता है, उसी दिन करेंगे। तो हमने प्लान किया, काफ़ी सिविल ऑर्गेनाइजेशंस थे उस एरिया के, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जैसे वहाँ की मार्केट कमेटी, मारवाड़ी युवा मंच, और भी जो बिजनेसमैन की कम्युनिटी, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। सब आप पानी, खाना पीना सब हमारी तरफ से फ्री है, आप से काम करो, अच्छा काम कर रहे हो हमारे लिए, हमारे एरिया में पेड़ छोड़ के जाओगे इतने। और ऊपर से ये बंद, CM वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड, CM के पास मैं गया हूँ, उनको मिला हूँ, गोगई साहब थे उस टाइम, और वो भी बहुत, उनको भी था हरियाला आसाम, यानी उन्होंने एक नारा दिया था, हरा अखोम समथिंग लाइक दैट, मैं याद नहीं अच्छे से, कि पेड़ पौधे लगाओ और उसको बढ़िया करो। तो वो अपने आप ही उसमें आ गया। फिर उन्होंने बोला कि हमें बताया कि एक प्लांट के 5 रुपये लगेंगे, वो सैपलिंग तैयार करते हैं, लगते ही पैसे लेते ही हैं, नर्सरीज वगैरह सब ये। तो CM साहब ने माफ़ करवाए। मैंने कहा सर हम तो फौजी हैं, हमारे पास कोई फंड्स है नहीं, हम लगा सकते हैं अच्छी तरह से, पर हमें फ्री में दिलवाओ। तो उन्होंने फिर फ्री में दिलवाए, नहीं तो 20 लाख रुपए हम कहाँ से लाते 5 लाख के। बिल्कुल। तो फिर वो सभी नर्सरी, सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैसेज किया कि सारे के सारे सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। फॉरेस्ट सेक्रेटरी एंड फॉरेस्ट वाज आस्क्ड कि इनको आप सारे आसाम से इनके पास 5 लाख पौधे पहुँचाओ ऑन द स्पॉट। फिर मदद की, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने मदद की, गाड़ियाँ दिलवाई हमें दाएँ बाएँ जाने के लिए। फिर वो एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, CM साहब बोले कि मैं खुद आऊँगा, पर खुद नहीं आए, पर उन्होंने अपने 2 कैबिनेट मंत्री भेजे थे और अपने GOC भी, ही वॉज देयर फॉर द इनॉग्रेशन। आर्मी से काफ़ी मदद मिली हमें, कोई अपना जो बुलडोजर है या इंजीनियर के रिसोर्सेज है, वो एरिया साफ़ कराने के लिए, प्लेन कराने के लिए, झाड़ियाँ कटवाने के लिए, उसकी बहुत। ये सब होने के बाद में जब D-Day था, जिस दिन हमें करना था काम, उस दिन हम 300 जवान और पूरा स्टेज वगैरह सब कुछ, इनॉग्रेशन सब कुछ हुआ। और इनॉग्रेशन हुआ GOC की तरफ से, 2 मंत्री साथ थे एंड दे वर विटनेस। और जो गिनीज बुक रिकॉर्ड ने 6 ऑफिशियल्स वहाँ लगाए थे पूरे एरिया में, एंड बहुत बड़ा, बहुत शानदार मतलब कि माहौल था। तो 300 लोगों ने, एक आदमी ने कम से कम 2000 के आसपास, ये आता है कैलकुलेशन, आप देखो ना, 1700-1800। हाँ, एक कैलकुलेशन आता है आपका कि 1 मिनट में 7 पेड़ लगेंगे जब जाके होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट 24 आवर, डे नाइट नहीं होता है, नाइट में प्लांटेशन अलाउड नहीं है। अच्छा, ओके। ओके। यानी कि लास्ट लाइट होते ही तो वहीं शस्त्र हथियार सब नीचे, आप बंद करना पड़ेगा आपको। PA सिस्टम, अनाउंसिंग सिस्टम लगा दिया था पूरे 200 एकड़ पे मैंने, वो बल्लियाँ लगा के सारे स्पीकर्स लगा दिए थे, गाने चल रहे हैं, और मतलब कि देशभक्ति गाने चल रहे हैं, और सब तरफ के चल रहे हैं, लोग लगाए जा रहे हैं पेड़। ये प्रैक्टिस की थी हमने, प्रैक्टिस हुई थी 3-4 बार, हमने पहले भी 20-20 हज़ार पेड़ लगा रखे थे हमने उस एरिया में। वो एक जवान, हर एक जवान, अगर 300 वो है,
हर एक जवान ने कम से कम भी 1500 पेड़ तो लगाए होंगे। आसाम में क्या डे लाइट होती ना, और लास्ट लाइट, डे लाइट जल्दी होती है और लास्ट लाइट भी हाँ। जल्दी होती है। तो हमें एक 10 घंटे का एक हमें वो मिला था, 10 या 11 घंटे मानो, 10 घंटे का एक विंडो मिला डे लाइट का। फर्स्ट लाइट होते ही यू टू स्टार्ट। हमने क्या किया था कि दोपहर बाद शुरू किया था कि एक मोमेंटम बन जाए। तो हमने 3 बजे शुरू किया था और 3 से लेके हमने लास्ट लाइट 2-2.5 घंटे हमने, जब तक हो नहीं गया था तब तक हमने लगाए, फिर छोड़ दिया, रात को रेस्ट किया, ठीक है। और उसके बाद सुबह फर्स्ट लाइट होते फिर लगाना शुरू किया था। सो हमें डे लाइट ज़्यादा मिल गई, तो 24 आवर्स के हिसाब से 3 बजे तक हमने बंद कर दिया था। सो दैट वाज द साइकिल। अच्छा, इट्स 24 आवर साइकिल जिसमें आपको रात को नहीं availability लगाना। सिर्फ 10 घंटे 11 घंटे हाँ, मिल वो रहा डे है। लाइट जो है जितनी मिलती है, और जून में थोड़ा सा डे लाइट ज़्यादा मिल जाती है, अच्छा, तो उस हिसाब से हमने किए थे। एंड इट वाज डन। हम प्रिसाइजली जो काउंटिंग हुई है, 4,47,874 पेड़ लगाए हमने जब काउंटिंग हुई है। टारगेट था 5 लाख का, तो इट वाज 4.5 लाख के आसपास हमने लगाए, एंड बड़े अच्छे से लगाए। एंड वहाँ पे अभी 96% सर्वाइवल रेट है, जंगल बन गया हो। 2009 की बात है, आज है 2025, एंड अभी 10 से 12 ट्रीज लग गए हैं, बहुत बढ़िया। उससे पहले मैं सॉइल टेस्ट करवाया था कि कौन से पेड़ लगाए जाए। फॉरेस्ट से हमने जानकारी ली थी कौन कौन से स्पीसीज के पेड़ लगाए जाए, सर्वाइव करेंगे। वो सारा हमने सिस्टमेटिक काम किया था, एंड वो सारे सर्वाइव करके छोड़ के थोड़े बहुत उसकी जगह रिप्लेस होके आई थिंक 100% हो जाएंगे। और फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी हमारे जो आर्मी अथॉरिटीज़ को, जीओ साहब को और ब्रिगेड कमांडर, मैंने सर यहाँ पे एक चौकी स्थापित कराओ फॉरेस्ट की, जिससे कि इसकी देखभाल हो। इतना बड़ा काम हुआ है, तो फिर वो चौकी भी लगा दी थी। उन्होंने बात करके वहाँ फॉरेस्ट के जो है एक चौकी लग गई थी, जिससे कि सिक्योरिटी, सेफ्टी, वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, सब चीज़ देखभाल हो जाए। तो ये प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा था, बहुत अप्रिशिएट हुआ। एंड आर्मी में तो वाई बिकॉज इसका एक यूनिक चीज़ ये भी है कि टीए बटालियंस तो ये काम करती है, इकोलॉजिकल बटालियंस yes. ये उनका काम है। हम लोग चूँकि रेगुलर बटालियन है, हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, CICT ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है वो एडिशनल काम। मैंने पहले बताया था ना, कुछ एडिशनल काम करने की आदत है, तो ये दिमाग में आया और ये काम हुआ। और रेगुलर बटालियन इतना बड़ा काम करके, गिनीज बुक में नाम करके, 4.5 पेड़ लगा के, वाइल यू आर इन इंश्योरेंसी भी काम कर रहे हो, ये भी काम कर रहे हो, और कोई आपको किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ किसी को भी, ये बहुत बड़ी बात थी। एंड ऑपरेशन एरिया में काम करना बहुत बड़ी बात थी, बिल्कुल। तो ये अप्रिशिएट हुआ, नॉट ओनली नेशनल, इंटरनेशनल। फिर इसके बाद में इसी के आउटकम में जो हमें बेस्ट प्रोजेक्ट उस साल का दिया गया, आउट ऑफ 99 जो नॉमिनेशंस होते हैं, 99 प्रोजेक्ट्स नॉमिनेट हुए थे थ्रू आउट कंट्री, उसमें प्रोजेक्ट बेस्ट माना गया था। एंड वी वर गिवन द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड फॉर एनवायरनमेंट, दैट इज इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ओह वाओ ओह, सर, वाह। वाओ। वो मिला। ये 21 जाट को So Ikijat has tradition of doing best. इसकी नींव बहुत अच्छी डाली, फर्स्ट सीईओ ने नींव अच्छी डाली, जितने भी सीईओ आए सब ने बहुत अच्छा काम किया, तो उन्हीं से हमने सीखा और ये काम सारा किया। वी हैव गॉट 2 शिप साइटेशन एंड 3 आर्मी कमांडर साइटेशन, वाओ सर। वाह, सो 5 साइटेशन सर, एंड 2 गवर्नर साइटेशन ओके एंड 1 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सर, एंड तो 7 साइटेशन हो गए सर, ये 7-8 चीज़ें हैं। एंड 1987 रहे थे सर। हाँ, जितनी मेरी सर्विस है उतनी। तो सभी ने अच्छा मेहनत किया, सब नींव अच्छी डली थी, और उसके बाद लोग चलते गए, अब ये ट्रेडिशन बन गया है। सर आखिर में एक सवाल जो मुझे स्ट्राइक कर रहा है वो ये है सर कि आप जब 21 जाट कमांड कर रहे थे तब, और इनफैक्ट बाद में जब आपने टेरिटोरियल आर्मी कमांड किया तब भी, दोनों बार आपके यूनिट को जब आप कमांड कर रहे थे यूनिट साइटेशन मिली है चीफ की। सो आपको क्या लगता है सर, ये सक्सेस के लिए ऐसी क्या चीज़ आप में रही होगी एज ए कमांडिंग ऑफिसर जिससे मदद मिल गया, या जिसके वजह से ये हुआ होगा सर? बिल्कुल सही बताया आपने कि बैक टू बैक 3 साल 21 जाट, फिर टीए बटालियन कमांड करना 3 साल, वो तो इट्स अ बिग टाइम, सर 6 साल। तो मुझे तो पहली बात एक दिन भी ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम होएगी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आई वाज जस्ट कमांडिंग एज ए ईज। समबडी ऑल्सो सेड मी, आपके जो 21 पैरा एसएफ के
उन्होंने बोला था उसमें कल मान मान सर 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 ही वाज माय इंस्ट्रक्टर, मेरे इंस्ट्रक्टर थे सीनियर कमांड में। ओके सर सर तो बिफोर टेकिंग कमांड लेने से पहले मैं सीनियर कमांड करा तो बोला एक सेंटेंस बोला था कि काम पूरा करो पर ऑल्सो एंजॉय योर कमांड। ये सबको बोलते हैं वहाँ। सर सो लोगों को एट ईज भी रखा है, ऐसे नहीं कि सुबह शाम काम ही काम, कोई आराम नहीं है, उनका सबका ध्यान रखा है, एक एक आदमी का। एंड मतलब कि वो जैसे घर के इंसान होते हैं ना, कोई Sure. ऐसे नहीं कि ये सिपाही है, ये कोई फर्क नहीं था, हम सब साथ रहते थे बिल्कुल एक ही जगह। और हमारा डिस्टेंस भी क्या था, 20 मीटर पे वो रह रहे हैं, 10 पे मैं रह रहा हूँ, इधर मेरा ऑफिस है, इधर क्लर्क्स बैठे हुए हैं। इट वॉज ए वेरी कॉम्पैक्ट 70 बाई 70 फीट में हम 2 कंपनियाँ रही बटालियन कोड रहते थे। तो सबको सब पता था क्या हो रहा है, तो सब लोग बड़े खुशी से रहते थे। उनकी बेसिक नीड सारी जो है सिंपल होती है, रहना, खाना, छुट्टी, ठीक है, आपके अच्छे राशन आए, उसको कुकिंग अच्छी हो, अच्छा उनको पानी मिल जाए, नहाने धोने का बाथरूम ठीक मिल जाए, रहने को बैरक्स अच्छी मिल जाए। सो देयर बेसिक नेसेसिटी अगर आप पूरी कर देते हो और वही फील्ड एरिया में, तो आई थिंक पीपल विल गो आउट दे विल गो ऑल आउट टू टू एनीथिंग। वो मैंने पूरी कर दी थी। सबसे पहले उन्हीं का देखभाल किया। पहले मैंने जवानों के लिए बैरक्स से ही तैयार, कुछ नहीं था वहाँ, इस बार नॉमिनल बिल्कुल अच्छा कर दिया था सबका। मेरे लिए सब एक कमरा था, लास्ट में मैंने मेरे लिए थोड़ा बहुत कराया मैंने, अदरवाइज जैसा है ठीक है। तो लोगों को अच्छा लगा रहना, वहाँ पे खाना, फिर ऑपरेशन से आते ही डीब्रीफिंग, उनका नहाना धोना पूरा बंदोबस्त, अच्छा खाना, छुट्टी। आपने पता आर्मी में छुट्टी की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सही टाइम पे सही जगह छुट्टी कम मिलती है, कभी कुछ कमिटमेंट आ गया, कभी कुछ आ गया। तो मैंने पहले जाते ही बोल दिया था, मैंने कहा ये सबसे सोर पॉइंट है जो देखभाल करने वाला है। मैंने बोल दिया एक बार आप लोग रिजर्वेशन करा लो, रेलवे में प्रोविज़न है, पहले 2 महीने होता था, फिर 3 महीने रिजर्वेशन एडवांस में करा सकते। एंड राजधानी अलाउड थी वहाँ से, हमें नॉर्थ ईस्ट राजधानी। अच्छा मैंने 2 जवानों को बोला था, मैंने कहा आपका टास्क यही है, भगवान रेलवे स्टेशन में जाके सबके रिजर्वेशन टाइम से 3 महीने एडवांस में ही करा दो और टिकट जेब में डाल दो। किसी का कोई भी प्लानिंग हो गई है, टिकट आ गई है, नो कैंसिलेशन। ये मेरा सख्त ऑर्डर था, ये फॉलो हुआ। बिकॉज मैंने शुरू से सीखा है कि नो बडी इज़ इंडिस्पेंसिबल, किसी बिना काम नहीं रुकता है, और एक्चुअल हकीकत भी है लाइफ में। बिल्कुल सही बात। तो मैंने कहा कि 2 आदमी 4 आदमी चले क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेरी सारी छुट्टियाँ नवंबर तक कट जाती थी, 30 दिन यानी 90 दिन की, 2 Yes. + 1 महीना। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ, कोई नहीं बचता था, इक्का दुक्का मेरे से बच गया, तो कोई नहीं। दिसंबर में सबको रिऑर्गेनाइज वापस करना, नए साल की तैयारी करना, कंपटीशन सारे करवाना, स्पोर्ट्स वाले, फायरिंग प्रैक्टिस सारी करवानी, अपने एरिया प्लानिंग करनी, नेक्स्ट ईयर की छुट्टी, और जाओ जनवरी से शुरू। सो ये पॉइंट बहुत अच्छा था, यानी कि नॉट एक बंदा भी बिना रिजर्वेशन नहीं किया मेरे कमांड में। एंड इस चीज़ की जो सराहना हर हेडक्वार्टर पे नीचे ऊपर कमांड तक हुई है, कहता है लुक ये एक बटालियन है जो 100% रिजर्वेशन जाती है, वाई कांट यू गो, आप क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। बस दिमाग में थोड़ा रखना कि भाई ये स्पेशल गार्ड है, ये वो, इसके बिना ऑपरेशन नहीं होगा, इसके बिना ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सबके बिना सब कुछ हो जाएगा, छोटा मोटा अप डाउन सब जगह चलता है। सो वो मोटिवेशन फैक्टर था। और राजधानी बैठना, छुट्टी जाना, हंसते खेलते पूरा काम करके आओ, तो 3 महीने आपके, 9 महीने यहाँ के, तो पीपल बड़े खुश रहते थे, बड़े खुश रहते थे। तो ये सारी, और बाकी बहुत सिंपल ट्रूप्स है, बेसिक नेसेसिटी फुलफिल कर दो। एक बार आप पे विश्वास पैदा हो गया, ये विश्वास की बात है, जब आप लाइव अम्यूनिशन गन लेके चलते हो तो ट्रिगर कहीं भी दब सकता है। यस तो अगर आप में आपसे कॉन्फिडेंस है कि आपका लीडर आपके आगे है, वो सबसे पहले गोली खाने को तैयार है और हमें उनके साथ रहना है, आई थिंक कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आप खुद कानून सुनने बजाय, मैं तो कह रहा हूँ कानून सुनो, पर आंख से भी देखो कि क्या चीज़ जो बता रहा है क्या सही है, वो गलत है। कई लोग मैंने देखे हैं ऑफिस में बैठ के कमांड करके चले गए। नो, मैंने ऑलवेज बाहर 80% बाहर, 20% ऑफिस का काम एडजुएंट उनका है, वो कर लेते हैं एडवाइस। सो और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मेरा बड़ा अच्छा लाइसेंस था, उठ बैठ थी, बोलचाल अच्छी थी, और काफ़ी मिलते जुलते थे। तो उन्होंने भी देखा ये काम ठीक कर रहे हैं, अच्छे आदमी हैं, सब ठीक है, तो उनसे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला हमें, हर चीज़ का जो मांगा दिया उन्होंने। तो हमारे अच्छे मतलब कि रिलेशंस रहे सब जगह, और बहुत ही बढ़िया कॉर्पोरेशन है आपस में। सर 21 जाट में आप कमीशन हुए और 21 जाट ही आपने कमांड करी, तो मैं कहूँगा कि पूरा जो फौजी समय था
आपका जाट रेजिमेंट और जाट लोगों के साथ निकला। क्या खासियत है सर जाट रेजिमेंट की ऐसी? जाट्स अगर अपने आप एक कौम को अगर आप जानते हैं, अगर हम थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं तो ये कौम एक बहादुर कौम थी। इनके रियासत भी थी, भरतपुर जो राजस्थान की रियासत है, वेल नोन रियासत जाट्स की थी। और इन्होंने इतिहास में मुग़लों से काफ़ी युद्ध लड़े हैं, क्योंकि दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी में भरतपुर साथ आता है। तो दे वर द फर्स्ट डिफेंस व्हेन द मुगल्स यूज्ड टू ट्रेवल टुवर्ड्स राजस्थान। सो उन्होंने बड़े बहादुरी से उनका मुकाबला किया है। और इसके बाद ये पलटन जो अपने इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में 9th नंबर पे आती है सीनियरिटी में अंग्रेजी। सो इतिहास अपने आप में इन्होंने काफ़ी पुरानी जो पलटन्स है, जिनको हम 2nd जाट, 3rd जाट, 4th जाट, काफ़ी इनके ट्रेडिशंस है। मेरी बटालियन तो 21 जाट तो 87 में रेज हुई थी एंड आई वाज द फर्स्ट ऑफिसर कमीशन डायरेक्टली फ्रॉम द एकेडमी। सो नई बटालियन के चैलेंज होते हैं, पर मैंने जो जाटों को देखा है उनमें जो बेसिक क्वालिटीज, दे आर वेरी वेरी इनोसेंट पीपल, दे आर वेरी ब्रेव, बड़े ताकतवर हैं, और कोई भी काम उनको आप दे दोगे बड़े सरलता से वो कर लेते हैं। बस उनको एक अच्छा लीडर, अच्छा गाइड करने वाला, और एक जिसको बोलते हैं ना कि अच्छा घुड़सवार चाहिए जो कि उनके साथ दौड़ सके, उनके साथ काम कर सके, और उनकी एक मन से उनके प्रति एक सद्भावना रखे, तो वो आपके लिए जान भी देने को तैयार हैं। दे आर वेरी सिंपल इन देयर ईटिंग हैबिट्स, मतलब कि दे आर हार्डली एनी डिमांडिंग टाइप, को डिमांड नहीं करते हैं कोई भी चीज़ को। और एक बार अगर अफसर पे भरोसा हो गया है तो उसके लिए कुछ भी कर जाएंगे। कुछ भी कर जाएंगे, जान पे खेल जाएंगे। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा। अच्छा। तो ट्रेडिशनली खेती बाड़ी भी खूब करते हैं, मेहनती भी हैं, आज भी करते हैं। अभी तो बिजनेस में आ गए, पॉलिटिक्स में होते हैं, पर दे आर बाई हार्ट दे आर गुड। ऑफ लेट पॉलिटिकली कोई डिविजन्स हो सकता है, बट अदरवाइज दे आर वेरी वेरी गुड पीपल एंड आई स्टिल हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरी बटालियन तो मेरे साथ हमेशा मरते दम तक रहेगी। और परंतु मेरे बहुत अच्छे दोस्त जाट्स हैं एंड दे आर वेरी गुड टू मी एंड वी शेयर अ वेरी गुड रिलेशन विद ईच अदर। आप एक फुटबॉलर होते थे सर, सो वाज इट नेचुरल फॉर यू कि आप फौज ज्वाइन किया, या आपके लिए मोटिवेशन क्या रहा सर? अगर मैं मेरे बचपन के बारे में, आई एम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मैं बहुत ही सीधे सादी फैमिली से हूँ, और आर्मी में आज तक मेरे ख़ानदान में कोई गया नहीं है। आई एम द फर्स्ट ऑफिसर। उसके बाद अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। मेरा सबसे पहला मोटिवेशन हुआ कि मुझे मेरे फादर ने एक हॉस्टल में भेज दिया अजमेर में, उस जगह भेजा जहाँ वो लोग सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराते थे। सो मैंने बचपन घर से बाहर ही निकाला है। 3rd, 4th एंड 5th क्लास में वहाँ रहा हूँ। क्लासेस करते करते हमें ट्रेनिंग कराते थे फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ द सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल। तो उसमें मैं 75 में आई गॉट क्लियर्ड फॉर दिस सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ एंड आई स्टडीड देयर। जब आप सैनिक स्कूल में पहुंच गए हो तो वहाँ का तो पूरा सिस्टम ही आर्मी का है, पूरा रूटीन ही आर्मी का है। राइट फ्रॉम आपका ड्रेस है, आपकी सुबह फिजिकल एक्सरसाइज है, उसके बाद आपकी जो है मार्च करते करते आप ब्रेकफास्ट करने जाते हो, फिर आपके वही कैप और वही सल्यूटिंग सिस्टम है, और उसके बाद में आप क्लासेज में उसी ड्रेस में बैठते हो। सो हमने वो बचपन से वही वर्दी, वही ड्रेस, वही आर्मी रूटीन, और शाम को गेम्स, फिर और 10 बजे लाइट्स ऑफ डिसिप्लिन से। सो वो रूटीन देख के उस रूटीन में ढल गए। और फिर हमारे यहाँ काफ़ी सारे एक्स ओल्ड बॉयज आते थे जो हमें मोटिवेट करते थे, एंड उनकी ड्रेस, उनकी जो पर्सनलिटी देख के हमें लगता था हम भी अफसर बने। और कुछ बोर्ड्स, मोटिवेशन बोर्ड लगे हुए थे वहाँ पे, पुराने जो जिन्होंने शहीद हुए हैं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, जिनके बड़े नाम हुए हैं, जिनके बड़े किस्से चर्चे हैं, अच्छा। उनके भी पढ़ के मैं बड़ी अच्छा लगता था। हमारे स्कूल से अगर ये लोग बन सकते थे हम क्यों नहीं बन सकते। तो बट मीनवाइल मेरा जो पर्सनली फोकस ज़्यादा हो गया स्पोर्ट्स पे, बिकॉज आई वॉज ए वेरी गुड स्पोर्ट्स इन एवरीथिंग, बट फुटबॉल वाज मेन स्पोर्ट। लोग मुझे फिर जितेंद्र फुटबॉलर बोलने लग गए। सो अभी तक भी राइट फ्रॉम शुरू से आखिर तक, कुछ लोग तो पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनको जानते हैं, कुछ लोग थोड़े बदमाश होते हैं उनको जानते हैं, कुछ लोग जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं उनको ज़्यादा जानते हैं। तो आई वॉज नोन बाई फुटबॉलर। सो मेरा नेचर एटीट्यूड हमेशा अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा है, तो अच्छी दोस्त रहे, अच्छे सीनियर्स भी अच्छे रहे। तो मेरा फोकस ज़्यादातर फुटबॉल में रहा, इसलिए एकेडमिक्स में आई वॉज एवरेज। सो सैनिक स्कूल के थ्रू एनडीए एग्जाम दिया, पर आई डिडंट क्लियर। फिर मैं कॉलेज में आ गया। फिर ये जो पीरियड था कॉलेज का, ये मैंने फुटबॉल पे ही डेडिकेट किया, पर पढ़ता भी था, पर फुटबॉल ज़्यादा ध्यान दिया। एंड आई वेंट टू द लेवल ऑफ प्लेइंग राजस्थान
team in sub-junior, junior, senior nationals, then played various tournaments like DCM, Durand, Sheikh Abdullah Trophy, Srinagar, then to Calicut, then to Patna, all these Olympic tournaments I played. Wow, sir. So I almost I saw not the entire length and breadth of the country, but I saw many states during that time, and it was a good time. But at the same time, I cleared college, and while playing the inter-university tournament in Jaipur, I appeared for the CDS exam, and I cleared that. And उसके बाद में 86 में मैं आई में चला गया, इंडियन मिलिट्री का देहरादून. तो ये मेरा स्टूडेंट का सफर ये रहा. सर कुछ हादसे या कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं. आपके बचपन में भी सर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिसने आपकी पूरी पर्सनालिटी का निचोड़ है, मैं कहूँगा, जो आगे भी दिखाई देता है, एंड उसी समय से शायद वो चीज़ चली आ रही है. थोड़ा उसके बारे में. हाँ, आपने सही बताया. जब मैं अजमेर में था बिफोर ज्वाइनिंग सैनिक स्कूल, तो वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हमें हॉस्टल में बच्चों को बोर नहीं हो जाए या फिजिकल स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें गेम्स भी कराते थे खूब. और हमें ओकेजनली हमें कुछ छोटे छोटे पहाड़ियाँ थी हमारे जहाँ हॉस्टल था उसके पास ही, तो हमें हॉस्टल वार्डन भेज देते थे, आप जाइए और वहाँ पे आप चढ़ो. वहाँ पे हम जाते थे अक्सर. तो एक दिन सभी हम 25-30 थे हॉस्टल वाले, कहते कि भाई सबसे पहले कौन चढ़ता है ऊपर. तो देन आई क्लाइम द फर्स्ट, और बीइंग ए स्पोर्ट्समैन तो फिर कहते चलो इस बार तो आप चढ़ गए, अभी उतरता कौन है पहले. तो हमें पता नहीं था माउंटेन के बारे में. हम राजस्थान के रहने वाले, माउंटेन वाले बहुत कम देखे हमने. तो धीरे धीरे फास्ट उतरना शुरू किया. वो तो स्पीड बढ़ती गई, और एक बोल्डर आया, पत्थर आया, उससे पाँव टकरा के मैं जो है गिरा, फंटूल करता हुआ काफ़ी नीचे आया. मुझे पता नहीं कितना नीचे आया, एंड मैं बिल्कुल बेहोश हो गया. मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ. आप किस क्लास में थे सर? मैं आई वाज अबाउट 9 years, 4th-5th क्लास. 4th में था. सो वहाँ से फिर जो है बच्चे थे सारे साथ के, छोटे थे, समझ नहीं थे कि ये जिंदा है, मर गया. पूरा बॉडी इट वाज टोटली ब्लडेड, सारा खून ऊपर से नीचे तक. 5 में कुछ भेड़ बकरी चराने वाले थे उसकी पहाड़ी के, वो लोग भी आए. उन्होंने बोला कि इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल ले जाओ, पता नहीं बच जाए. फिर वहाँ पे कोई एक ऑटो रिक्शा, पहले लंबे मुँह के आते थे, उसको मैंने डाला, हॉस्टल आए. फिर वो हमारे वार्डन, उन्होंने डॉक्टर थे, उनको दिखाया, उन्होंने बोला अभी सांस बाकी है. तो फिर उन्होंने मुझे, दैट टाइम इट वाज नोन एज विक्टोरिया हॉस्पिटल अजमेर, इट वाज बिगेस्ट हॉस्पिटल, वहाँ मैं 2 महीने एडमिट रहा, एंड वहाँ आई रिवाइव्ड, यानी मेरी सांस चल रही थी, मैं बच गया वहाँ. और फिर हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट अच्छा किया. सो दिस वाज वन ऑफ द, आई कैन कॉल इट अ अर्ली एडवेंचर इन अर्ली एज. तो ये मेरा था कि कोई भी चीज़ करो उसमें आपको विजेता रहना है, पहला रहना है, फर्स्ट नंबर पे. तो मेरा ये एम के हिसाब से मैं आगे बढ़ा, और मुझे इससे काफ़ी वो चीज़ मिलेगी. एक तो कि आपको कठिन समय में आपको कैसे तटस्थ रहना है. और हॉस्पिटल में भी मैं ज़्यादा रोया चिल्लाया नहीं. मेरे को बाद में नर्सेज ने, डॉक्टर ने बताया कि यू आर वेरी काम एंड गुड पेशेंट. तो हालांकि मेरे पूरा स्टिच थे सब तरफ, हार्डली एक छोटी सी पाइप से मुझे वो लिक्विड देते थे लोग. तो उस हिसाब से रिवाइव हो गया मैं, एंड आई एम सिटिंग विद यू. दिस वाज माय फर्स्ट लाइफलाइन. Yes. आउट ऑफ द 3 सर? यस, आउट ऑफ 3 इट वाज फर्स्ट लाइफलाइन. सर हम जाट रेजिमेंट की बात कर चुके हैं सर. फिर आई थिंक सम टाइम अराउंड आपकी 8-9 years सर्विस में आप कमांडो स्कूल में इंस्ट्रक्टर रहे सर. कमांडो स्कूल काफ़ी उसमें मूवी बन रखी है सर, प्रहार मूवी बाय टाना पाटेकर, ब्यूटीफुल मूवी. आपका क्या टेक है सर कि कमांडो स्कूल एक्चुअली उतना खौफनाक है जैसे बताया जाता है, या उससे ज़्यादा है, या मे बी थोड़ा सा कम है, ज़्यादा दिखाया गया है? और मोर सो सर कि वहाँ के टेन्योर से इसके बाद जब आप जम्मू एंड कश्मीर गए, और जहाँ आप ने बहुत अच्छे ऑपरेशंस भी किए हैं सर, तो क्या कोई फ़र्क पड़ा है इस टेन्योर का सर? और थोड़ा सा सर मैं और जोड़ दूंगा सर वाले उसमें, कि अगर खौफनाक है तो क्या वो ऐसे ही बना रहना चाहिए या उसमें कुछ चेंज होना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड. एक्चुअली क्या, वर्ड कमांडो इटसेल्फ सिग्निफाइज कि आपका, इट इज़ नॉट अ लॉलीपॉप. सबके लिए नहीं है. कमांडो मतलब कि कमांडो ट्रेनिंग एंड कमांडो जवान हो या अफसर हो, अपने आप में एक फ़ख्र की बात है. और इसीलिए आपने देखा होगा जो स्पेशल फोर्सेज है, वो सबसे पहले डिफिकल्ट ऑपरेशन उनको भेजा जाता है, कोई भी हो.
तो बिकॉज दे उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, स्पेशल होता है, और वो कोर्स ही अगर आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ बहुत टफ ट्रेनिंग थी उस टाइम में, अभी भी है, और मैं खुद अपने आप बहुत टफ समझता था। और क्योंकि फुटबॉल खेलना कोई हंसी मजाक खेलने दैट लेवल 90 मिनट्स अगर आप खेलो तो 180 मिनट्स का आपका एंड्योरेंस स्टेमिना होना चाहिए। सो एंड प्लस मैं और भी काफ़ी मतलब कि चीज़ों में इन्वॉल्व था। तो वहाँ पे मैं जब गया हूँ तो मैं सोचा कर लेंगे, ठीक है, होगा कोर्स जैसे दूसरे होते हैं, कर लेंगे। तो फर्स्ट डे इटसेल्फ जब हमने वो जाती बीपीटी होती है 5 किलोमीटर की, Sure. दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट इट हैपन। सो वी रैन एंड आई यू वोंट बिलीव कि आई वाज इन लीड टू अदर कमांडोज बाय अबाउट 100 meters in 5 kilometers, and it was very much visible, and when I landed up, मैं वहाँ आया हूँ फिनिश लाइन पे, तो खड़े हो गए, कोई सांस मतलब आराम आप से सबसे खड़े। पहले आ गए आप? हाँ, सबसे पहले, और विद अ गुड 100 मीटर? हाँ, 100 मीटर की लीड में। तो उसी दिन वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने देखा कि यार इसमें है, ये कमांडो वाला दम है इसमें। सो मेरे ऊपर उनकी नज़रें हो गई थी। तो देर आफ्टर जैसे जैसे ये हमने ट्रेनिंग की, मुझे भी कई बार लगा कहाँ आ गए, और मैंने कहा यार ये बहुत डिफ़िकल्ट है, चले यहाँ से, नहीं मज़ा नहीं। बट देन दैट परसिवरेंस एंड विल पावर, जहाँ चाह वहाँ रहा, तो वो बात हमने की और चलते रहे। और जो जो कोर्स बढ़ता रहा, जो आपका स्टेमिना, जो आपकी प्रैक्टिस होती गई, भले से ऑब्स्टिकल कोर्स हो, भले से एंड्योरेंस रन्स हो, हमने बहुत अच्छा मतलब कि यार बड़ी पेयर थे, उनको भी साथ लेके चले हम। सो नो डाउट कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स, not of the Indian Army, but maybe worldwide. After Rangers, I believe that this is very good. And I lost about 10 kg of weight in those 35 days. सर So it was very tough. But finally, when ये result आया and you came with flying colors, ये आपने इंस्टेंट ग्रेडिंग हासिल की and you did very well. तो बहुत अच्छा लगा कि आपकी मेहनत रंग लाई और सबकी नज़रों में हम आए, और इसीलिए जो है बाद में यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है एज इंस्ट्रक्टर, इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो उसी दौरान जो आपने पूछा कि ये ट्रेनिंग आपके कैसे आगे कश्मीर में काम आई, सो बेसिकली कमांडो जो होता है अपने आप में वो स्मॉल टीम ऑपरेशन करने में कुछ लोगों के साथ में जो क्लिनस्टाइन ऑपरेशंस होते हैं, जो स्पीड और सरप्राइज के साथ होते हैं। कमांडो के साथ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, स्पीड एंड आपका सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑपरेशन ऑफ वॉर में। वो कमांडो में से ज़्यादा होता है और वो टीम पे अपने आप भरोसा रखता है। तो हमने जो वहाँ पे ये सिखलाई देते थे वो इसी चीज़ देते थे, और पोस्टिंग हो गई कश्मीर में जहाँ पे ये ऑपरेशन चलते थे। यू आर इंस्ट्रक्टर, यू आर वेल ट्रेंड, यू आर फिजिकली टफ, आप फायरिंग फिट, फाइटिंग फिट, 2 ही चीज़ आपको चाहिए एंटी टेरर ऑपरेशन ज़्यादातर। बाकी तो मेंटली तो अफसर मेंटली फिट होता ही है। सो आई वॉज बहुत फिट एंड देयर वॉज AK-47 इन हैंड, एंड हम तो बोले ठीक है अब आओ जी, वी आर देयर, बेटर ट्रेन, better endurance, better mental agility, better troops with you, trained troops with you, और आपका साथ निभाने के लिए रात दिन तैयार हैं ट्रूप्स। तो और आपको क्या चाहिए? जो टेररिस्ट है व्हाट आर दे आर हार्डली, थोड़े दिन की ट्रेनिंग है, हथियार दे के भेज देते हैं, ठीक है, और रिलीजन के नाम से और के नाम से ब्रेन वॉश करके भेजते हैं, और ठीक है दे फाइट फॉर देयर अदर कॉज, बट दे कांट सर्वाइव अगेंस्ट द वेल ट्रेंड आर्मी लाइक अस। तो वो ट्रेनिंग मुझे बहुत काम आई, एंड उसमें एक कभी भी डर नहीं रहा। मुझे कई RR ऑफिसर्स राष्ट्रीय राइफल से आए थे, कहते कि वहाँ काफ़ी टफ है और है, ऐसे होता है वैसे होता है। तो मैं आई सेड कि मैंने कहा देखो, ये जन्म, मरण और प्राण 3 ही चीज़ होते हैं। आदमी जन्मता है, शादी करता है और मर जाता है। तो मैंने कहा ये तो निश्चित है, जन्म और मृत्यु निश्चित है, तो उससे डरना क्या। मैंने कहा जन्मे तो मरना तो ही, मरना एक बार है और वो बहादुरी से मरना है। मैं बिल्कुल वहाँ डरूंगा नहीं, मैं अपना काम करूँगा और आई विल डू द बेस्ट। इसी इरादे से मैं गया और इसी इरादे Day 1 से मैं लग गया, एंड इट वॉज अ वेरी गुड टेन्योर फॉर मी। सर 1997 में जब आप कमांडो स्कूल से कश्मीर पहुंचे 34 RR में, तो एक तो कश्मीर की हालात कैसी थी, आपके इलाके की हालात कैसी थी सर, कि कितने ऑपरेशंस चल रहे थे, और जब आप नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन से सर RR पहुंचे, तो RR का कंपनी कमांडर बन के मतलब
क्या चेंजेस आए दिखे सर? मैं 97 जनवरी में पहुंचा वहाँ पे। जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ तो वहाँ ट्रांजिट कैंप में आपकी एंट्री होती है। सो देयर वाज एन ऑफिसर हु वाज वेटिंग फॉर मी टू रिसीव, मुझे रिसीव करके मुझे ले जाना था। एंड ये टाइम था 4 बजे आसपास गाड़ियाँ पहुँचती है और अंधेरे से पहले हमें निकलना था वहाँ से। तो मैं लेने आया तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा और मेजर थे वो मेरी 34 RR के। और रास्ते में जब मैंने देखा कि बिल्कुल सुनसान, बिकॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सड़कें सुनसान, कोई कम्युनिकेशन नहीं। एक जगह मैंने बोला कि लेट मी स्पीक कि मैं श्रीनगर पहुंच गया हूं, घर पे बता देता हूं। तो कोई एसटीडी थी, वो भी काम नहीं कर रही थी, वो कुछ बात भी नहीं हुई। तो पहुंचे, रास्ते में कोई ऐसी, मेरे को लेना आए थे साहब, उन्होंने मेरे से कोई ऐसी बात नहीं की, भी साइलेंट। बर्फ़ पड़ रही थी उस टाइम में। तो हम पहुंचे तो इट वाज डार्क एंड बिल्कुल सुनसान एरिया से हम निकल रहे हैं। तो एक माहौल पता चला कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और कश्मीर में वी हैव टू बी स्लाइटली अलर्ट। एनीवे, जो हमारा एरिया था 34 RR का, वो एरिया था जो ये जो डिवीजन है ना इसका पीओके का, इसका जैसे पीर पंजाल रेंज, प्रोमिनेंट रेंज है पीर पंजाल यस में। सो वो लोग उधर से आके साउथ की तरफ आते हैं, उसे क्रॉस करके। तो जो क्रॉस करके बाद ही भी गुलमर्ग एंड नीचे का एरिया जो होता है, धीरे धीरे पहाड़ियाँ छोटी होती होती प्लेन आता है श्रीनगर तक। सो हमारी जो लोकेशंस अबाउट इट वाज अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द श्रीनगर। सो बड़गांव डिस्ट्रिक्ट में हम थे, कस्बा पीरू में। तो उस एरिया में हम ऑपरेट करते थे एंड सब कॉलोल एरिया दिया हुआ था। तो टेररिस्ट का जो ट्रांजिट रूट था, वो ट्रांजिट रूट था, वहीं से आते थे। तो फर्स्ट बटालियन हमारी पड़ती। मतलब सर जो जैसे एलसी क्रॉस करके जब टेररिस्ट अंदर आता है तो पुंछ का इलाका हो गया या बीजी मेंढर और उस वाले इलाके से अगर अंदर आता है तो वो पहले इस वाले इलाके में रहता है, उसके बाद पीर पंजाल आता है। पीर पंजाल से फिर वो कोशिश करते हैं कि वैली वाला जो इलाका है जहाँ उनको ऑपरेट करना है कि वहाँ हिट करने की। तो पीर पंजाल और वैली के बीच में आपकी बटालियन का डिप्लॉयमेंट था। पीर पंजाल और उसके बीच में हमारी बटालियन थी। इट वाज ग्रेजुअल एरिया एंड बाकी स्टीप स्लोप्स से ऊपर पहाड़ी तक। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ तोशा मैदान Yes, sir. एरिया, खाक तोशा मैदान, वेस्ट ऑफ गुलमर्ग, सर अबाउट 15-20 किलोमीटर्स, उस एरिया में हम लोग थे। सो वो इन्फिल्ट्रेशन रूट था इनका, दे विल पास थ्रू दैट। उनको वहाँ पे कुछ न कुछ टेररिस्ट को सपोर्ट मिलता था लोकल से, कोई उनके सिम्पैथाइजर्स होते ही हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनसे सपोर्ट मिलके देन वहाँ से फिर हमारे एरिया से क्रॉस करके तो देन दे यूज्ड टू गो टू बड़गांव एंड ओल्ड एयरफील्ड एंड श्रीनगर एंड देन बियॉन्ड। तो वो बड़ा टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एरिया था जो 34 RR का एरिया। एंड 34 RR हैज़ बीन डूइंग अ वेरी गुड ऑपरेशंस, बहुत अच्छे ऑपरेशन उन्होंने किए हैं जब से रेज हुई है एंड आज भी वो कर रहे हैं। अभी 2 साल पहले भी उनको फिर चीफ सेक्रेटरी मिला। सो काफ़ी अच्छे ऑपरेशन हम करते थे। तो वो उस समय डिस्टर्बेंस बहुत था बिकॉज ये आर्मी वहाँ पे 90 में कॉल की गई थी गवर्नमेंट द्वारा एंड हालात बहुत ख़राब थे उस टाइम में। तो 97 तक हालात मतलब समझ लो इतने अच्छे नहीं हो पाए थे, काफ़ी टेररिस्ट ग्रुप चल रहा था सर। चलते थे, एनकाउंटर्स होते थे, खूब होते थे। तो वो ओवरऑल सिचुएशन वाज नॉट दैट मच बैड ऑल्सो एंड दैट मच गुड ऑल्सो। इट वाज स्लाइटली कंट्रोल था। 6-7 साल में आर्मी ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया था, बट स्टिल मतलब काफ़ी टेररिज्म था वहाँ पे एंड लोकल्स वर सपोर्टिंग देम। वो बिना सपोर्ट के तो नहीं रह सकते इंसर्जेंट्स आ ही नहीं सकते, मिलिटेंट्स आ ही नहीं सकते। तो उनके बेसिस होते थे, लोकल्स भी सपोर्ट काफ़ी ओवरग्राउंड वगैरह करते हैं उनको। तो वो इस हालात में मैं गया और दूसरे दिन ही मुझे एक पोस्ट पे भेज दिया बिकॉज वो कंपनी कमांडर एक एनकाउंटर में शहीद हो गए थे। तो दैट पोस्ट वाज वेकेंट। तो मुझे वहाँ पे भेजा कि आप यहाँ पे जाओ और कंपनी कमांडर की ड्यूटी करो। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार से मैं कश्मीर में गया हूँ, अपनी पोस्ट पे गया हूँ, अपना कंपनी में गया हूँ। उसके बाद में हमने जो काम शुरू किया। सर आप जब इस कंपनी में पहुंचे सर, जहाँ कंपनी कमांडर भी शहीद हो रखे थे, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट टू इट कि आप नए जगह जाते हैं और ऐसे पोस्ट आपको दिया जाता है तो थोड़ा सा होता है सर हलचल। सो आपने कैसे कोप अप किया सर और धीरे धीरे कैसा आपको लगा ये माहौल सर? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो आपके आतंकवाद के एरिया में जाने का। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड मुझे अपने ही एक्शन से, अपने ही समय से सीखना था। नो डाउट कि थ्योरेटिकल चीज़ें खूब सीख रखी थी, सुन भी रखी थी, बट व्हेन यू डू एक्शन योरसेल्फ एंड यू गो ऑन ग्राउंड देन यू लर्न मेनी थिंग्स।
तो जब आप खुद आपके कदम और आपकी आंखें ग्राउंड पे होती है, जब आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है उस टेरेन के बारे में, वहाँ के लोकल्स के बारे में, वहाँ के जलवायु के बारे में, वहाँ के नेटवर्क के बारे में, टेररिस्ट ऑर्गेनाइज के बारे में, तंजीम्स के बारे में, बहुत सारी खबरें जो है हम मेंटेन करते हैं। एंड इनफैक्ट वहाँ पे जो राष्ट्रीय राइफल्स का एक जो मैंने देखा, आपने पहले ही पूछा था मुझे कि इन्फेंट्री बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स में क्या फ़र्क है। इन्फेंट्री बटालियन में क्या आप अपनापन और आप एक अटैच होते हो किसी की, मैं ये मेरी बटालियन है, मेरा ये। नो डाउट आरआर में भी आप जाते हो तो वही अटैचमेंट होता है, बट इज़ टोटली ऑपरेशनल अटैचमेंट। आपका काम है कि आपको बनाया इसलिए गया राष्ट्रीय राइफल्स को टू टेक केयर ऑफ दिस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। Yes. तो उसका जो मेन रोल है उसी को आपको दिमाग में रहता है, हमेशा ऑपरेशंस पे ध्यान में रहता है दिमाग आपका। एंड एडमिनिस्ट्रेटली दो नो डाउट वी ऑल्सो मैनेज आवरसेल्व्स, बट हम ज़्यादातर पोस्ट के बाद, मैं तो जब भी रहा हूँ मेरा रहा है बिल्कुल बाहर, अंदर तो कोई काम ही नहीं था, लिखा पढ़िया काम होता ही नहीं है। सो वाई डू यू स्टे आपकी कंपनी में, वो आउट एरिया में जाओ। बचपन से हमने कहावत सीखी है हमारे फादर से भी कि जितना फिरोगे यानी घूमोगे उतना ही चलोगे। इट इज़ एप्लीकेबल टू द काऊ। आप काऊ को ऐसे बांध दोगे आप गाय को, तो जो सामने हो वही खाएगी। तो लाइकवाइज अगर आप कंपनी में बैठ जाओगे तो आपकी जो खबर आएगी कानों में सुनोगे आप। तो इट्स बेटर टू गो इन द एरिया और अपने हिसाब से आप मिलो लोगों से, जानो उनकी रहन सहन, उनका तरीका बोलचाल का कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आप जाते हो, बैठते हो, उठते हो, उनके फंक्शंस में जाओ, ईद पे जाओ, उनकी दावत होती है, जो कोई हज जाके आता है हाजी बनता है उसकी भी अलग से एक फंक्शन होता है। तो मैं सारी चीज़ें अटेंड करता था। मैं बिल्कुल अपना ये समझता अपना ही एरिया, अपना ही गाँव है, अपने ही लोग हैं। बिकॉज ये जो आतंकवाद है ये बहुत कम लिमिटेड आतंकवादी है। ओनली थिंग इज जो हमें सेलेक्ट करना है कि उनको सपोर्ट नहीं देगा। सपोर्ट दिया है तो फिर वो तो अपना काम करेंगे। सो उनके ऊपर ध्यान देना था हमें। नॉर्मल जो काम आदमी कर रहा है उस पर कोई ध्यान देना चाहिए, उनको तो अच्छे तरह से हम ट्रीट आते थे। तो ये मैंने जब शुरू किया काम करना और चैलेंज था क्योंकि एक वैक्यूम हो गया था कि एक अफसर ऑपरेशन के दौरान शहीद हो चुके थे। वहाँ पे अफसर्स का वो वैक्यूम था। जब मैं गया हूँ तो फिर उसको वापस से ऑर्गेनाइज किया। ट्रिगर हैप्पी आर्मी नहीं बनाना है, उस पर कंट्रोल्ड फायर करना है, वो सिखाया। ट्रेनिंग कराई। एक साथ में एक छोटा सा रेस्ड ग्राउंड था, उसी की बेस में हमने उसको फायरिंग रेंज बना लिया। वहीं पे टारगेट लगा दिया, वहीं से फायर शुरू कर दिया। तो मैंने ये यकीन किया कि लोगों को अपनी गन पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। कि ऐसे नहीं कि पूरा ट्रिगर दबा दिया पूरी आपकी पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। नो, रिक्वायर्ड बेस पे सिंगल राउंड ब्रश मारना, ब्रश करना, दो राउंड। तो वो मैंने वहाँ पे उन पर विश्वास पैदा किया। और दूसरा फिजिकल टफनेस। जब हम चलते थे तो मैंने कहा निकल ही गए हैं तो 10 की बजाय 20 किलोमीटर 5 गांव और मिल के आते हैं, घूम के आते हैं, रूट्स देखते हैं। क्योंकि जो टेररिस्ट रूट जिस रूट पे चलेंगे अगर आप उसको पता नहीं है, हाईवे पे चलेंगे नहीं, रोड पे चलेंगे नहीं। तो आई यूज़ टू मूव ऑन ए वेरी डिफिकल्ट रोड, पगडंडियों पे, और जहाँ पे इतना था पानी घुटने तक, उसके अंदर से निकलना, बर्फ़ पड़ रही है तो भी चलना है। तो आई नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई एबिलिटी टू गो टू अ प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस, एंड जाना है। इंट भी हासिल करनी है। बीच बीच में बच्चे क्रिकेट खेलते, क्रिकेट भी खेल लेते थे, कोई वॉलीबॉल खेला साथ वॉलीबॉल खेल लेते थोड़ी देर 10-20 मिनट। सो एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आप हमारे लिए लोग आर्मी है, हम आप इनके साथ हैं और ये भी हमारे जैसे ही लोग हैं। कोई डरावने लोग नहीं है कि दूर से वो गन लेके आपको मारने आ गए, ऐसा नहीं है। सो उस कॉन्फिडेंस का मुझे बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि कोई भी आदमी जब तक सक्सेसफुल नहीं है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में, जब तक कि आपके पास में इंटेलिजेंस नहीं है, इंट नहीं है। इंट दो तरह की है, एक टेक इंट है, एक ह्यूमन इंट। आई बिलीव कि ह्यूमन इंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी गांव में आपके सिंपथाइजर है या किसी को शरण देते हैं आतंकवादी को रहने के लिए, या उसको आप पैसे देते हो, आप खाना देते हो, खाना पहुंचाते हो जंगल में, है ना, उसको रूट एक जगह से दूसरी जगह ले आते हो गाइड करके, वो लोग भी ज़्यादा खतरनाक है। वो सपोर्ट हट जाए तो उनका कोई मतलब नहीं है। यस। सो उन लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा करना और गांव में भरोसा पैदा करना, गांव में अपने एरिया में, कि हाँ कोई ऐसा इंसान आया है जो हमारे लिए एक अच्छा है, पर टेररिस्ट के लिए ये बिल्कुल राक्षस है। तो वो अगर विश्वास मेरे एरिया में विद इन 3-4 महीने में आ गया था। बिकॉज मैं हर किसी को तंग नहीं करता था,
ओनली जो इन्वॉल्व हैं जो है उनको समझाना, उनको बुलाना, उनको पहले बताना फिर समझाना, ये मेरा काम था। और मैं मतलब कि समझो मैं रहा ही नहीं, मैं रात को सोने आता था बस, मैं दिन भर ही बाहर रहता था। अपना छोटा मोटा जो पानी तो वहाँ खूब है, नदी नाले, वहाँ पानी पी लेते थे, बाकी अपना जो राशन था वो डाल के अपना चल पड़ते थे, और क्या चाहिए। बाकी रास्ते में गांव में कोई न कोई जो इनके मुखिया लोग होते थे वो देख के हमें कोई कहवा पिलाता था, कोई कुछ ब्रेड खिलाता था तो हम इस पे एडम पे मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, क्योंकि एडम पे ध्यान दे दिया फिर ऑपरेशन में ध्यान नहीं हो सकता आपका, तो वो सब हो जाता है एडम, बिकॉज वी आर मूविंग इन हैबिटेट एरिया में चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो ट्रेनिंग बहुत जरूरी इनिशियली। फिर इसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को भरोसा आ गया कि हमारे लीडर हमारे साथ हैं। आई यूज़ टू मूव 2 गाइड, थर्ड में ही चलता था। मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, गोली पहले मुझे लगेगी, डोंट वरी, ये कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक बार ही मरना है। जब इस मैदान में आएंगे तो हमें अभी अपना काम भली भांति अच्छे से करना है, जिससे कि इस एरिया में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो। और एक बात और मुझे याद आई है कि इतना हमने उसको डोमिनेट किया अपने एरिया को, जो मेरा कंपनी का एरिया था, कि एक दिन जब जीओसी साहब आए, हमें कॉन्फ्रेंस ली सभी ऑफिसर्स कंपनी कमांडर की, हमारे बटालियन की, तो वो उन्होंने शाबाशी दी, पर उन्होंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हो, बहुत घूमते हो तो फर्स्ट टाइम आए थे, घूमना ही काम था, जब तक घूमोगे नहीं तो पता क्या चलेगा। कहते नहीं, एम इज इतना भी मत घूमोगे, लोग आपके एरिया में आए नहीं कोई, फीवर रात को दिन में सुबह शाम कहीं भी आप कहीं अमुश लगा लेते हो, कहीं क्या कर लेते हो, कहीं गोली चली जाती है। काफ़ी हमारे साथ मेरे साथ बहुत एनकाउंटर हुए। तो पर आज तक ये है कि मेरे साथ जो लगी, ज़रूर सबको लगी, मुझे भी लगी, पर मरा कोई नहीं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैंने बहुत सारे ऑपरेशन किए, आज तक कोई डेथ नहीं हुई किसी मेरे साथ ऑपरेशन में। तो उन्होंने Which is बोला a big कि thing, sir, which is हाँ, बहुत इट्स बड़ी अ वेरी चीज़ है। बिग थिंग, आई ऑलमाइटी इज देयर, एंड कुछ बुजुर्गों का और आशीर्वाद है हमारे परिवार का। तो फिर वो बोले कि कहते शेखावत, एम इज़ नॉट टू मेक देम उसको आने ही मत दो, एम इज़ टू ब्रिंग देम टू द योर एरिया, देन हैव ए हार्ड इंट एंड डू द ऑपरेशंस। So I learned that very big lesson. Then I used to do that only, leave some area for them, then go and ask for an int and then do operations. That was a big lesson for me, which I thought कि कोई भी यहाँ मेरे एरिया में कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, आएगा तो फिर मैं एनकाउंटर करूँगा, पर कोई नहीं आया। सो देर वॉज इंटरसेप्ट्स विच डिवीजन से मेरे बताया गया कि भाई ये ऑफिसर बहुत घूमता है, उधर से दूसरी तरफ से इंटरसेप्ट आए, पकड़े गए थे, ये बहुत घूमता है, जरा बोलो कि इसको। फिर मेरे बताया गया आप घूमो बहुत, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो हम तो उसी में थे, फिजिकली ठीक थे, और बंदूक हाथ में थी। बचपन से भी जब ज़माने थे हमारे फादर के ज़माने में, जब कुछ शिकारें वगैरह चलती थी, तो हमें भी फादर ने बचपन में कुछ .22 पकड़ा दी थी, तो छोटे मोटे जो है निशानेबाजी हमने वहाँ सीखी। सो कॉन्फिडेंस जो है शुरू बचपन से ही वेपन पे था, कि यहाँ तो अपन फायरिंग पोजीशन लेते हम तो वहाँ कहीं भी खड़े होके फायर करते थे, किसी की भी लेट के, उठ के, बैठ के, सब तरफ से कहीं फायर कर लो। सो इट वाज चाइल्डहुड में काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग रही, नेचुरल था, दैट फायर वाज नेचुरल, वो तो यानी वेपन हैंडलिंग वाज द बेस्ट। देन खिलाड़ी थे और कमांडो इंस्ट्रक्टर के आए थे, तो फिर तो दो ही चीज़ चाहिए, आई थिंक यू विल एग्री विथ मी। यस सर। ये आप अगर फिजिकली टफ हो और वेपन पे भरोसा है एंड थोड़ा इंट आपके पास, तो बाकी 3 चीज़ चाहिए। सर सीआई ऑपरेशंस में इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा रोल है, एंड इंट गैदर करना मैं कहूँगा कि अपने आप में एक कला है जो शायद सभी से नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े नेचुरल होते हैं, कुछ लोग सीखते हैं सर। एंड जितना सर हमारा डिस्कशन हुआ, तो आपने सर बड़े अलग अलग तरीक़ों से इंट गैदर करी हुई है। इनफैक्ट बच्चे, बूढ़े, औरतों सभी से आपने इंट लेकर ऑपरेशंस किए हुए हैं सर, और एक बड़ा ही अनोखा ऑपरेशन है आपका सर इसी से कनेक्टेड, उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। इंटेलिजेंस, यस, CICT ऑपरेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण यही एक चीज़ है। अगर आपका इंटेलिजेंस सही है तो आप ऑपरेशन सही दिशा और सही टाइम और समय में कर सकते हैं। तो मेरा ये शुरू से ठीक रहा है, नॉट ओनली आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा बाहर भी, आज भी और पहले ही बचपन में भी मैं
बड़े बच्चे बुजुर्ग लेडीज सबसे अच्छा बात कर लेता था। और आज भी मैं जब रिटायर हो गया हूँ तब भी मुझे बहुत अच्छा, मतलब सिविल एरियाज़ में मैं सबसे अच्छा उठ बैठ कर लेता हूँ। तो मेरा ये नेचर अच्छा रहा है, पॉजिटिव रहा है, मैं कोई गलत बात करता नहीं हूँ। तो लोगों को समझ में आता है कि ये इसके दिल में क्या है। तो वहाँ पे भी लोगों को समझ में आया। लोगों ने कईयों ने तो कहना शुरू कर दिया, ये मेरे साहब आए, ये हमारे लिए आए हैं, हमारे अच्छे के लिए आए हैं। यानी कि एक आई विल नॉट से बट समवेयर क्लोजर टू ये एक भगवान का रूप, खुदा का रूप, इस टाइप में दे स्टार्ट टेलिंग मी बिकॉज आई डिड लॉट ऑफ गुड वर्क फॉर देम। और मैं उसकी बात बताऊं थोड़ा सा हटके, कि मैं अपने काम के अलावा भी कोई एडिशनल काम हमेशा करता हूँ। अब मैं जाता था पेट्रोलिंग के लिए दिन में जब भी, तो मैं जैसा आपको बोला, मैं कहीं खेलने लग जाता था, कहीं पे बैठ जाता था बात करने, कहीं किसी के साथ कहवा चाय पी ली। सो उससे लोगों में मेल मिलाप अच्छा हो गया। मेरे से डरते नहीं थे लोग ज़्यादा। जैसे लोग कहते हैं ना यार, उनके पास जाएंगे तो पता नहीं वो पकड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक, मेरे से ऐसा नहीं था। बहुत लोग मेरे से मिलने आते, सबसे मिलता था, सबको चाय पानी नाश्ता, सब दूर दूर गाँव से आते थे, बड़े बुजुर्ग सब। तो मैंने एक सिस्टम और चालू कर दिया कि सभी स्कूलों में मैं जाना शुरू हो गया। गाँव में जाना ही था। गाँव में जाते, हर गाँव में कभी किसी में 2 स्कूल है, किसी में 3 है, किसी में 1 है। तो आई स्टार्टेड मुझे पता चला कि शिकायतें आई कि साहब हमारे तो कोई पढ़ाने नहीं आता बच्चों को। आते तो बहुत कम टीचर्स आते हैं। कोई कहता था किसी कारणवश कहते हैं यहाँ पे दहशतगर्दी है, लोग नहीं आते, कोई अपने ऐसे ही नहीं आते। तो समहाउ आई स्टार्ट चेकिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि भाई जब हम आ सकते हैं, इतनी दूर से आते हैं, पूरे एरिया में घूम रहे हैं, हमें ज़्यादा खतरा है, हम पूरे ओपन में घूम रहे हैं, इतने घंटे आपके लिए दिन रात घूमते हैं, तो एटलीस्ट आप तो आओ। तो मैंने स्कूल्स में प्रिंसिपल्स को और इनको जो भी थे, मैंने बोला भी आप सबको बुलाइए, ये बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं, कश्मीर के बच्चे हैं, और इनको पढ़ाएगा कौन, ऐसा कौन सा आफत आ रही है। तो समझाया, दूसरे तरीके से समझाया, तो लोग समझ में आए। इस हिसाब से लोग आने शुरू हो गए, टीचर्स आने शुरू हो गए। क्योंकि आई यूज्ड टू जस्ट गो एंड आपका रजिस्टर दिखाना, उसमें क्या है कि आपको नहीं आना होता, उसका नाम आप बाद में प्रेजेंट लगाते हो, लास्ट में छुट्टी होने के बाद कि प्रेजेंट हो गया। ऐसे ही जो आपके बिजली जो लाइंस में से, आपके वेटरनरी के जो होते हैं नर्सिंग स्टाफ, वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं 5-7 गाँव मिला के, एक MBBS डॉक्टर्स भी होते हैं। इसके बाद आपका जो है हॉस्पिटल्स हैं अपने, उसमें जो PSC CSC जो हॉस्पिटल होते हैं गाँव में, उनमें नर्सिंग स्टाफ, तो काफ़ी सारे मिसिंग होते थे। तो मैं इनको सबको चेक करता था। तो उसका ये हुआ कि मेरे एरिया में काफ़ी सारे 90% लोग आने शुरू हो गए, एंड उससे लोगों का जो है बच्चों का पढ़ाई ठीक होने लगी, और ट्रीटमेंट अच्छा होने लग गया, स्टाफ आ गया, तो वेटरनरी वाले भी आने लग गए, तो अच्छा हो गया। बिजली की लाइन वाले भी काम ठीक हो गया, वाटर वाला सप्लाई भी ठीक हो गया। तो ऐसे करके काफ़ी फ़ायदा हुआ लोगों को। तो उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ उनका भी कि यार ये हमारे लिए इन्होंने इतना ये काम किया, इनका तो काम ही नहीं है, फिर भी इन्होंने ये काम किया है। तो मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, साहब लाइट नहीं आ रही, कभी कहते हैं पानी नहीं आ रहा, कभी कहते हैं साहब गाय ये बकरी बीमार है, कोई ट्रीटमेंट करने वाला नहीं है। सो दैट वाज द पॉइंट। आप सभी मर्ज की हाँ, इलाज तो कर रहे उसमें थे फिर सर। मैंने इनको समझा बुझा के वो आने शुरू हो गए। कोई श्रीनगर से आता था, साहब इतनी दूर आना पड़ता है। मैंने कहा भाई सर्विस से तो आना ही पड़ेगा, हम भी तो आए ना, हम यहाँ के रहने वाले थोड़ी है। हम आपके साथ मिलने और अच्छे कदम से कदम मिला काम करने तैयार है, बताओ आप प्रॉब्लम क्या, आपको क्यों नहीं आ रहा। आप तनख्वाह तो आप लेते हो, और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है श्रीनगर से, और इवन गवर्नमेंट सेक्रेटरी वहाँ से भी मेरे को खबर है कि भाई दिस थिंग इज बीइंग डन वेरी वेल, इट वाज अप्रिशिएटेड। वाओ। लोगों ने इसकी तारीफ़ की, लोकल्स गए कि साहब हमारे तो सब सिस्टम ठीक चल रहा है। सो दिस वाज वन ऑफ द ग्रेट चेंज, जो मैंने अपनी मर्जी से सिखाया नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। इट इज़ जब आप गए तो पता चला, लोगों ने जेन्युइन बताया। इंटरेस्ट होना और जेन्युइनली अच्छा सो इट चाहना। इज़ एडिशनल टास्क, इट इज़ नॉट फॉर मी, इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ JNK, बट फिर भी हम उनको वहाँ आर्मी रहते हुए असिस्ट कर सकते हैं, हमने असिस्ट किया। तो ऐसे ही एक ऑपरेशन में मुझे जब विश्वास पैदा हुआ, तो एक इंसान ने मुझे खबर दी कि भाई यहाँ से कुछ साल पहले इस एरिया में एक टेररिस्ट था, और उसकी अभी जो भांजी है दैट इज़ लेडी, एंड शी इज़ इन्वॉल्व इन सस्पिशियस एक्टिविटीज़। तो मैंने कहा ये तो रेडी वाला मामला हमारा काम नहीं है, पर फिर भी आपने बताया ध्यान रखेंगे। तो हम जाते थे उस गांव में, ध्यान रखते थे, घूमते थे, देखते थे।
और भी 2-3 जगह से खबरें आने शुरू हुई कि हाँ भाई ये कुछ है इसमें। तो नॉर्मली आती नहीं है, पर ड्यू टू लोगों ने विश्वास किया तो मेरे पास खबरें आई। तो खबरें आई तो मैंने 2-4 बुला के उनको, मदर को और फादर को, और मैंने बोला भी ये चीज़ें हैं, ऐसे ठीक नहीं है, और ये तरीका ठीक नहीं है आपका। ठीक है, आपके पहले फैमिली में था वो चीज़, चैप्टर ख़त्म हो गया, अब इसको आप अच्छी तरह से आप जीवन जियो और अच्छा काम करो। बट स्टिल जब कोई चीज़ का शौक लग जाता है तो वो छूटता नहीं है। बोलिए, तो हो सकता है कुछ किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, पैसे में, किसी में। तो बाद में जब धीरे धीरे करके जब उसको मैंने होम ऑन किया उस पर पूरा ढंग से, तो बुलाया, पूछा, पूछताछ की उसके पेरेंट्स सामने, गांव के बुजुर्गों सामने और की, तो उन्होंने फिर अलग से बताया कि मेरे पास आप, कि उसको ये हो गया कि साहब को शक हो गया है कि है मेरे पास कुछ ना कुछ। तो मतलब कि इनको पेरेंट्स को भी शायद पता था, बट दे वर नॉट इन पिक्चर। तो फिर बोला कि साहब, मेरे सोर्स को कश्मीरी भाषा में बोला कि कुछ है उसके पास, सामान है। मैंने कहा सामान है, बोलो आपके पास उचित नहीं है रखना, आप हमें दे दीजिए और ये चीज़ें में आप इन्वॉल्व मत हो। तो फिर उसको हम, उसने बोला ठीक है, हम आपको वो जो चीज़ है हम देते हैं। तो फिर वो ले गए हमें। उसके गांव के 1 किलोमीटर दूर एक पेड़ था, पेड़ नीचे खुदाई किया तो वहाँ पे एक सिंटेक्स टैंक निकला। सिंटेक्स टैंक में AK-47 न्यू ब्रांड, देयर वाज अबाउट 8 to 10 AK-47, 6 एक पिस्टल थे, कुछ IEDs थी, कुछ ये कार्ट्रिजेस थे अबाउट 15-20 हज़ार, और कुछ ग्रेनेड थे। तो ये सारा मतलब कि शी वाज टेकिंग केयर ऑफ दीज आइटम्स ऑन बिहाफ ऑफ द लोकल, militant, इनका टेररिस्ट एरिया कमांडर था। तो उनका, उससे क्या करते हैं लोग, जब हथियार आपके पास में, तो लोगों को ये थोड़ा छोटा मोटा ट्रेनिंग करके हथियार बांटते हैं कि चलो आप भी आतंकवादी बनो। तो ये पूरा सिस्टम हमारे हाथ आ गया। तो काफ़ी बड़ी हलचल मची वहाँ कि यार ये क्या हुआ। पीपल वर अनबिलीवेबल हो गया काम ये, कि भाई ये तो कभी हुआ ही नहीं कई साल से। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि भाई ऐसे भी लोग करते हैं, और ऐसे भी जो है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेडीज़ पे या उनके पेरेंट्स पे। ठीक है, बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं, बट आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद में ये चीज़, 3-4 महीने मैंने मेहनत की तो ये चीज़ निकल के सामने आई। अच्छा, So normally basically we are told कि भाई ह्यूमन राइट्स का वो चक्कर है, लेडीज़ को आप अवॉइड करो, उनकी सर्च भी मत करो। तो बिना महिला पुलिस के, बिना उसके हम करते भी नहीं थे। तो चलो बेटर सेंसेस प्रिवेल्ड, एंड उन्होंने अपने आप ही जो है बोला कि ठीक है सर ये है, अब हम इसके बाद हम जो है कुछ भी इसमें नहीं करेंगे, हमें माफ़ करो। हमने भी ज़्यादा, पुलिस भी आई थी, तो उन्होंने बोला ठीक है, जो इससे गलती होगी इट्स ओके, देयर नो। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, और इस तरह काम चलता रहा, कुछ ना कुछ होता ही रहता था, मतलब कि अच्छा। महीने में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। तो बहुत इंटरेस्टिंग, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मतलब कि इट वाज अ गुड, उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव बना रखा था हमने कि भाई आप लोग, इतने आसान नहीं है यहाँ पे काम करना, हम लोग बैठे हैं। So thank you so much, sir. It is indeed been a privilege and an honor, sir, to host you. हमें बहुत मजा आया, sir. I'm sure the viewers are also going to love it. Nice, same here. I really enjoy talking to you. Thank you, And, sir. both of you are doing a great work, and all the best for your future endeavors. थैंक यू सर। Thank you, sir. जाट बलवान, जय भगवान, sir. जय जाट बलवान, जय जय भगवान। भगवान। अपना कर्म यही है, नहीं? बिल्कुल सर। जय। Very good. So happy.